बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे आप सब लोग जी? तो गाइस, कैसा लग रहा है आपको अफसूने जान के बगैर? यकीन बहुत अच्छा लग रहा होगा। फाइनली अफसूने जान का बाब कल हमने क्लोज़ कर दिया है। आज हम एक नया नावल स्टार्ट करेंगे जो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट नावल है। ये अपकमिंग नावल का मैंने बताया था कि अपकमिंग नावल आ रहा है। मैंने थोड़ी सी क्यूरियोसिटी मारने के लिए किया था, लेकिन आप लोगों ने पता नहीं क्यूरियोसिटी हुई है कि नहीं हुई। चलो, आप लोग का सस्पेंस थोड़ा सा रिवील कर देती हूँ। आज हम वो अपना अपकमिंग नावल स्टार्ट करेंगे जो है अ टेल ऑफ थ्री कपल्स। 3 कपल्स की ये कहानी है जिसमें हमारे पहले कपल हैं जो मेन लीड पे है, वो बहराम मलिक है और उसके साथ नैना है। और शहराम मलिक है, उसका भाई है बहराम मलिक का, और साथ में सबा उसकी हीरोइन का नाम है। फिर ज़मायर हसन है और पारिस है। मुझे तो इन तीनों की कपल की कहानी बड़ी पसंद है। और ये जो स्टोरी है ये है सेकंड मैरिज बेस्ड है, कज़न बेस्ड है और रिवेंज बेस्ड भी है। और इसमें जो एक हीरोइन होती है ना, ये पारिस, ये थोड़ी सी पागल टाइप होती है। मतलब कि इसको ना, इसने अपनी सारी ज़िंदगी ना एक बंद कमरे में गुजारी है जब से पैदा हुई है। इसको नहीं पता कि बाहर की दुनिया के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना है, किस तरह बोलना है, बातचीत करने, इसकी कोई तरबियत नहीं हुई। इसने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। तो पागलों वाली हरकतें, बच्चों वाली हरकतें, ये सारा वो सीन है इसका। और ऑब्वियसली एक रोमांटिक नावल है। और क्या बताने लगा मैंने आपको? हाँ, नावल नेम भी तो रिवील कर दूँ अब। अच्छा जी, तो ये नावल है हमारा ये दिल असीरे जान, रिटन बाय कमरोश अशक। कमरोश का ये नावल है। तो उस अभी ये हम आज स्टार्ट करने लगे हैं। देखें, इंशाल्लाह 1-2 दिन में मुक जाएगा ये, 2-3 दिन में, क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट नावल है। और अफसूने जान मुक गया तो अब आपकी बहन लंबी लंबी रिकॉर्डिंग्स भी कर सकती है। आज तो मैं वैसे थोड़ी खुश हूँ, तो आज हम लंबा पढ़ेंगे, ठीक है? तो उससे पहले स्टार्ट करते हैं ये दिल असीरे जान, रिटन बाय कमरोश अशक। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए पढ़ते हैं ये दिल असीरे जान की फर्स्ट एपिसोड। बहराम ने निकाह कर लिया? इम्पॉसिबल। इसे अब तक यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे यकीन नहीं है तो कैसे यकीन आएगा तुम्हें? एक काम करो, नीचे आकर खुद ही देख लो। सबा जिद छोड़कर वापस नीचे चली गई, मगर वो खुद में हिम्मत नहीं कर पाई थी कि इस बदसूरत सच्चाई का सामना करे। सोच की थकन से मकलूब होकर सर दोनों हाथों के प्यालों में धर लिया। ढह सी गई थी वो, दिमाग की रगें बस एक यही बात को सोच सोच कर फटी जा रही थी। दिल की धड़कन रुकने को आमादा थी। आंसू थे जो न चाहते हुए भी नीली झील जैसे शीशों के किनारे पर जमा हो रहे थे। बेटा, ये सब क्यों किया आपने? साजिदा इर्तज़ा को भी आंखों देखी हकीकत पर अब तक यकीन नहीं आ रहा था और वो जवाब दे देकर थक चुका था। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, ये मजबूरी थी मेरी। मैं नहीं जानता कि ये गलत है या सही, लेकिन मैंने माया की इज्जत बचाने के लिए सब किया। आप तो समझने की कोशिश करें मेरी बात। लहजा हद दर्जा बेबसी और थकन लिए हुए था। अरे बदखुदर, क्या समझे? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि नैना तुम्हारे निकाह में अभी रुखसती भी नहीं हुई और आप ये काम कर गए। इर्तिज़ा मलिक ठीक ठाक भड़क उठे थे। डैडी, मैंने इनकार कब किया इस बात से? मगर इस वक्त जो सूरत हाल थी, मेरी जगह अगर कोई भी होता तो वही करता जो मैंने किया। वो कोई और होता मगर बहराम मलिक ना होता। उफ, मैं क्या करूँ? आप लोग जाने कि मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहे। हाल में मौजूद तमाम अफराद पर एक अफसुर्दा निगाह डालकर बेबसी से वो हाथों में सर थामे झुक सा गया। बेटा, आप इस वक्त बहुत डिस्टर्ब हैं। काम करें, अपने बेडरूम में जाकर आराम कीजिए, सुबह बात करेंगे। मुस्तफ़ा मलिक ने बुजुर्गाना शफ़क़त से इसका कंधा थपथपाया था। बहराम मलिक ने आंसू उम्मीद भरी नज़रों से देखता उठ खड़ा हुआ और वहाँ से हटता चला गया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। माया वो तो कभी भी आज़ादी के लिए तैयार नहीं होगी। अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ मैं इसकी एक एक हरकत से। ये भी यकीनन इसी की कोई चाल होगी। साजिदा का लहजा गम और गुस्से से चूर था। माया इनकी भांजी थी, मगर इसकी और अपनी छोटी बहन मेरीन की हरकतों से वो बुरी तरह नाला थी। इन्हीं हरकतों की वजह से मलक हाउस के एक एक फर्द ने इन लोगों से नाता तोड़ लिया था, बल्कि ऐसे लोगों से मिलना भी अपनी तौहीन समझते थे। हाल में सभी अपनी अपनी जगह बैठे खामोश साख थे। सबसे ज़्यादा जिसका रवा रवा डरा सहमा था वो थी माविश मुस्तफ़ा, जिस इनकी इकलौती चहेती लाडली बेटी का फ्यूचर दाव पर लग चुका था। हेलो मम, वो एक अदा से अठलाती हुई मस्ती में झूलती महरीन के गले से लगी। हेलो माय स्वीट हार्ट, कैसी हो रही है आजकल की पार्टी? A1 एंड गुड न्यूज़ ये है कि माया ने अपने पर्स से कुछ पेपर्स निकाल कर इनके हाथ में थमा दिए। वाओ माया, इज़ इट ट्रू? वो खुशी से झूम उठी। या मम्मी, 100% ट्रू। क्या सच? क्या सच है भाई? ज़रा हमको भी तो मालूम हो। ब्राउन गाउन में रहमान शाह भी वहीं चले आए थे। ये देखिए रहमान, जो काम हम ना कर सके वो हमारी बेटी कर गई। मुस्कुराते हुए पेपर्स रहमान के सामने लहराए, जिन्हें वो बगौर देखने लगे। अमेजिंग, तुमने बहराम मुर्तज़ा मलिक से निकाह कर लिया? ओ माय स्वीट चाइल्ड, तुमने तो हमें खुश कर दिया। मुझे फ़ख्र है तुम पर। माया को गले लगाया और इसके इस कारनामे पर शाबाशी दी। तैन रहमान मलिक नु माया ते फ़ख्र है ते मेरे वालों तो सारे टब्बर नु लानत है मेरे वालों। मुझे
मैं लानत देती हूँ तुम सब पे। अच्छा, अब देखना कि ऊंट पहाड़ के नीचे कैसे आता है। पूरे स्टार मुस्कुराहट और नज़र में चमक ने इनकी आने वाली फतह को मजीद बढ़ा दिया। दोनों ने मिलकर आज भी इसके उठाए गए गलत कदम को सराहा था, इनकरेज किया था इसे। अब देखना रहमान मैं अपनी बेइज्जती का बदला मलिक हाउस के एक एक फर्द से कैसे लेती हूँ। मेहरीन की आंखों की मकरूज चमक में दुगना इजाफा हुआ। तीनों के ऊंचे जानदार कह के इनके आलीशान बंगले के दीवार में गूंजे। क्यों ना मलिक हाउस को ज़बरदस्त पार्टी दी जाए। डार्लिंग पार्टी होगी, शानदार पार्टी होगी, वो भी परसों। क्यों मैम बेबी, तुम्हारा क्या ख्याल है? डैड जैसा आप लोग चाहें, मुझे तो सिर्फ बहराम मलिक का गरूर तोड़ना है, तकब्बर से मज़यन इसका वजूद चकनाचूर रेजा रेजा करना और इस बीच नैना की बर्बादी का सामान पैदा करना है। इसकी आंखों में खुशी नहीं गम देखना चाहती हूँ मैं, आंसू देना चाहती हूँ मैं इसको। माया की ज़ुबान जितना जहर उगल रही थी, इसके इरादे हौसले इतने ही पुख्ता थे। दिल इन लोगों के लिए नफरत से भरा पड़ा था, बिलखसूस बहराम मलिक और नैना मलिक के लिए। ओके मम एंड डैड, मैं अब सोना चाहती हूँ, बहुत थक गई हूँ, गुड नाइट। दोनों को बारी बारी अलविदाई बुस्सा देकर पर्स छिलाती वो अपने बेडरूम की सिमत पड़ने लगी थी। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि बहराम मलिक इतनी आसानी से मान कैसे गया। रहमान शाह ने निकाहनामे पर बहराम मलिक के जगमगाते दस्तक को बखौर एक बार फिर देखा। मेरी हूट जैसी बेटी के आगे किसकी हिम्मत के कोई इनकार कर दे। ये तो हम थे जिसकी पहली और आखिरी बार बहराम मलिक के आगे न चली, वरना इसके खानदान के एक फर्द आर्या मलिक के साथ हमने क्या किया इसके बाप दादा अच्छी तरह वाकिफ है, मगर सद अफसोस के हाथ पैर नहीं हिला सकते। मेहरीन के बेहंगम कहके का साथ रहमान शाह ने भी दिया था। दुरुस्त कहा तुमने मेहरीन, चलो ज़रा मलिक हाउस पर फ़ोन करके इतला तो दे दे बहराम मलिक के कारनामे की। कहते ही फ़ोन स्टैंड की सिमत पड़े थे कदम। नैना क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें भी मुझ पर एतबार नहीं? टूटे बिखरे लहजे में इल्तिजा थी, गुजारिश थी जो वो खुद समझ न पाया था। किस तरह एतबार करूँ मैं बहराम मलिक? तुमने एक ऐसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया जिससे तुम हद दर्जा बेतहाशा नफरत है तुम्हें, जिसका बेहुदा लिबास देखकर तुम कहते कि काश इसे दहकती जलती आग की नज़र कर दो कि इसकी राख भी ना मिले। बहराम अगर तुम्हें माया रहमान से शादी करनी थी तो क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, क्यों मेरे साथ ऐसा किया? बिलाकर वो अपना ज़ब्त खो बैठी और इस पर फट पड़ी। बहराम मलिक खामोशी से इसकी सुनता रहा। आखिर वो मौका ही कब दे रही थी इसे बोलने का, अपनी सफाई में कुछ कहने का। आखिर हो ना तुम मर्द जिसे औरत की ज़ाहिरी नमूदो नुमाइश पसंद आती है। तुम भी बहराम मलिक आज इन्हीं मर्दों में शामिल हो चुके हो जिन्हें उरिया लड़कियां अट्रैक्ट करती हैं। इनका होशरुबा खुला हसन पसंद है। तुम शट अप नैना और होश में रहो अपने। बहराम मलिक की बर्दाश्त भी जवाब देगी, इसलिए तेज़ लहजे में से सख्ती से डांट भी दिया। कहाँ से लाऊं मैं होश? हाँ, तबाह कर दिया तुमने मुझे, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें माया रहमान की उरियानियत पसंद आ गई। नैना अपने आंसुओं को ता देर न रोक पाई। ज़ारो कतार अपनी कीमती मोदी पे दर्दी से बहा रही थी। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया नैना, इतनी फजूल बात तुमने सोच भी कैसे ली? 3 साल से तुम मेरे निकाह में हो, आज तक मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं, ये सबूत तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं? मुझे कुछ नहीं मालूम, अब प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना। अच्छा यार, इसकी थोड़ी सी विजुअलाइजेशन दिखाऊँ आपको? मैंने वीडियो एडिट की थी, पता नहीं कुछ लोगों ने आप में से शॉर्ट में देखी है कि नहीं देखी, दिखाऊँ? चलो रुके 1 मिनट दिखाती हूँ। मेरा ख्याल है कि वो आपको अच्छी लगेगी। मैंने बड़ी उसको पिक्चर्स ढूंढ ढूंढ के की हैं। अब मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि वो मेरी वॉइस में ही है वो वाली वीडियो भी। रुके, ये वाले सीन दोबारा रिपीट होंगे, ठीक है? नैना क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें भी मुझ पर एतबार नहीं? किस तरह एतबार करूँ मैं बहराम मलिक? तुमने एक ऐसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया जिससे तुम्हें हद दर्जा बेतहाशा नफरत है, जिसका बेहुदा लिबास देखकर तुम कहते थे कि काश इसे जल्दी दहकती आग की नज़र कर दो कि इसकी राख भी ना मिले। बहराम अगर तुम्हें माया रहमान से शादी करनी थी तो मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब की? क्यों मेरे साथ ऐसा किया? आखिर को हो ना तुम मर्द जिससे औरत की ज़ाहिरी नमूदो नुमाइश पसंद आती। तुम भी बहराम मलिक आज उन्हीं मर्दों में शामिल हो चुके जिन्हें उरिया लड़कियाँ अट्रैक्ट करती, इनका होशरुबा खुला हुस्न पसंद है। तुम शट अप नैना और होश में रहो अपने। कहाँ से लाऊं होश में? हाँ, तबाह कर दिया तुमने मुझे, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें माया रहमान की उरियानियत पसंद आ गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ना? इतनी फजूल बात तुमने सोच भी कैसे ली? 3 साल से तुम मेरे निकाह में रही हो, आज तक मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं है, सबूत तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? जी, तो एडिटिंग कैसी लगी ये भी आप मुझे बताइएगा, और ये शॉर्ट्स में भी जाके आप देख सकते हैं। मैंने एक ही शॉर्ट अपलोड किया अभी तक अपने चैनल पे, और ये वाला किया। बताना मुझे ज़रूर कि ये कैसी लगी। आए हम आगे पढ़ते हैं। वो बगैर इसकी कुछ सुने सेल फ़ोन का स्विच ऑफ कर चुकी थी। नैना की सिसकियों ने हिचकियों ने इसे बेचैनो बेकरार कर दिया। कैसे बर्दाश्त कर लेता इसका मामूली सा भी दर्द? नैना वो गुलाबी चेहरा हाथों से ढांपे बेतहाशा रो रही थी। रोने की वजह से इसका नाजुक सरापा हौले हौले लरस रहा था। बहराम मलिक की आवाज़ पर इसने सर ऊपर उठाया। वह दरवाज़ा लॉक करके इसके पास आ रहा था। वो गड़बड़ा कर रह गई और अपनी जगह से जल्दी से उठ खड़ी हुई। तो तुम क्यों आए हो यहाँ? बहराम प्लीज़ जाओ, कोई देख लेगा। नैना प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। इसकी घबराहट को नज़रअंदाज किए वो इसके पास आया था। क्या सुनूं मैं? क्या ये कम है कि तुमने माया से निकाह कर लिया? झूठ है ये बात बहराम। नरमी में की गई इल्तिजा पर वो चीख पड़ी। नीली झील आंखें आंसू से भरी पड़ी थी। इसकी भीगी की पलकों पर बहराम मलिक को अपनी गलती पर
टूट कर परेशानी और नदामत हुई। कहाँ गंवारा थी इसकी आंखों में नमी। मुझे भी तो अपनी सफाई में कहने का मौका दो, बगैर हकीकत जाने क्यों नाराज़ हो रही हो। इसके थके उलझे लहजे पर बिखरे कांच के टुकड़ों की तरह वो खुद भी पूरा बिखरा हुआ ही लगा। नैना खुद को भूलकर अपने दिल पर गुजरने वाली वारदात को फरामोश किए से देखने लगी। बहराम प्लीज़ नैना, अगर तुमसे शेयर नहीं करूँगा तो फिर किससे कहूँ। मेरी मजबूरी कोई नहीं समझ ही नहीं रहा। बारह समझ ही नहीं पा रहा, कोई सुनना ही नहीं चाहता कि किन हालात में मैंने माया शाह से शादी निकाह किया। वो कौन सी वजूहत थी जिसकी वजह से मैंने इंतहाई कदम उठाया। वो निढाल पस मुर्दा से इसके बेड पर ठहर गया। नैना जो दूर खड़ी इसका हर अंदाज देख रही थी, चलती हुई बेड तक आई, उसके पास ज़रा से फासले पर टिक गई। ऐसी कौन सी आफत आ गई थी बहराम कि तुमने माया शाह से निकाह कर लिया, क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि तुमने कभी इससे बात भी की होगी। बहराम मलिक ने इसके नरम मुलायम लहजे को देखा और एक ठंडी सांस खारिज करता हुआ आराम से दोनों हाथों का तकिया बनाए पीछे लेट गया। मिस्टर यज़दानी, आज की हमारी मीटिंग को लेकर कॉन्फ्रेंस ज़रूर बैठनी चाहिए, क्योंकि अब वो सीन शुरू हो गया। अचानक अजीब से शोर पर इसकी बात बीच में रह गई। आखिर अचानक रुख मोड़कर पीछे देखा। एक्सक्यूज़ मी, मैं भी आया। वो अपनी तमाम तर वजाहत समेत खड़ा हुआ तमकनत से चलता हुआ अपनी टेबल से 4 टेबल पीछे आ ठहरा, जहाँ एक नौजवान लड़का ज़बरदस्ती माया को घसीटने पर बसीत था। हेलो, ये सब क्या हो रहा है। वो इनके पास कभी भी नहीं आता, मगर माया के अंग अंग से झलकती बेजारी ने इसे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। बहराम मलिक के पूछे के सवाल पर वो नौजवान लड़का इसे देखने लगा अंदाज में किस कदर भरमी थी। आपको एतराज़ है? इसका मेरे साथ कमिटमेंट है, आप अपना काम करें प्लीज़। जिस बेहूदगी से इसका इशारा था, बहराम मलिक खुद पर कंट्रोल न कर पा रहा। अपना भारी मजबूत हाथ इसके जबड़े पर जो मारा था, वो पीछे रुकी चेयर पर गिरा था। बहराम मलिक के रद्द अमल पर इसका मुंह होंकपन से खुला रह गया। मिस्टर, ये तुम्हारी क्या लगती है जिसके लिए तुम्हें इतना गुस्सा है। वो भी एक नंबर का काया था, ढीठों की तरह अपनी जगह से उठ खड़ा और बहराम मलिक के मुकाबले सीना तान कर खड़ा हुआ था, और इशारा इसकी चौड़ी पुष्ट पर छुपी माया की जानिब था। ये मेरी कज़न है, कोई और बात पूछनी है। इसके सख्त लहजे से जैसे अंगारे फूट रहे थे। सो व्हाट, कज़न ही है ना, बीवी तो नहीं। जब बीवी हो जाए तब अपना हक जताने आना। अभी इसकी मेरे साथ जो आज की रात गुजारने। यू ब्लडी बास्टर्ड। बहराम मलिक जज्बात तो जैसे इसके अंदर कूट कूट के भरे थे। गुस्से में जो हाथ फिर से पड़ा तो वह नीचे फर्श पर गिरा। इस थप्पड़ की वजह से इसके नाक और मुंह से खून की एक लाइन नमूदार हुई। कैफ़े के तमाम लोग ही इस मंजर पर मतवज्जा थे, जैसे वो यही सब तो देखने आए थे, मगर बहराम मलिक को तो जैसे मतलब परवाह ना थी। वो सिर्फ इस वक्त ये जानता था कि माया इसकी खालाजाद इसके खानदान का हिस्सा। देखिए मिस्टर, मारने से आप जीत नहीं सकते। मेरे पास माया की हामी के ऐसे ऐसे सबूत है कि आप भी कुछ नहीं कर सकते। और ये क्या कम है कि माया ने मुझसे ब्लैंक चेक लिया। इस नौजवान के इतने वसूख से कहने का मतलब था कि वो सच्चा है। बहराम मलिक ने फिर भी नहायत घूर कर इसे देखा। गुस्से की शिद्दत से इसकी बड़ी बड़ी आंखों के अतराफ सुर्ख डोरे पड़ चुके थे। माया, तुम जाओ और गाड़ी में बैठो। साथ ही हुक्म माया की सिन भी उछाला, लेकिन इस लड़के ने झट माया की नाजुक कलाई जोर से थामी। हाथ आया माल, मैं जाने नहीं देता। बहराम मलिक ने तैश में आकर अपनी फौलादी हथेली से इसकी कलाई छुड़ाई। कितनी रकम है तुम्हारी? रकम देकर लेना मेरी आदत नहीं। हाँ, मगर हाँ, वसूली के और भी बहुत से तरीके हैं। बेगैरत आदमी। इसका बेहुदा इशारा पाकर बहराम मलिक ने इसका मजबूती से गिरेबान पकड़ लिया। अंदाजा ऐसा था कि जैसे वो अभी से जान से मार डालेगा। बहराम मलिक, वो ठीक ही तो कह रहा है। हाँ, अगर तुम अभी और इसी वक्त मुझसे निकाह करने को तैयार हो तो बात करो, वरना जाओ अपने रास्ते। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बदनामी रसवाई होगी ना। माया से अंदर तक जानती थी कि अपनी खानदानी इज्जत के लिए वो किस कदर जज्बाती है। माया की इस बात ने तो बहराम मलिक की जिस्म जान की बुनियाद तक हिला डाली। इसलिए तो इसने माया के हसीन चेहरे को जलती आंखों से देखा, जैसे अपनी जलती आंखों से इसका वजूद जलाकर खाकसर करने का इरादा। यस मिस्टर, ये हो सकता है। अगर तुम इससे अभी और इसी वक्त निकाह कर लो तो मैं माया के वो तमाम सबूत ज़ाया कर सकता हूँ, बल्कि आज के बाद इसके रास्ते में भी कभी नहीं आऊँगा। बहराम मलिक की तो जैसे गुस्से से दिमाग के सोचने समझने की तमाम सलाहियतें ब्लैंक हो चुकी थी, और अपनी नासमझी जज्बाती तबीयत की वजह से वो इंतहाई कदम उठा बैठा था। इस पल जहन की स्क्रीन बिल्कुल खाली थी। कोई चेहरा दिलो दिमाग की स्लेट पर नहीं उभरा था। मगर जब ये गलत कदम उठा चुका, तीर कमान से निकल चुका, तो एक एक करके सबके चेहरे आंखों की पुतलियों पर नमूदार होने लगे। और सबसे वाज़ेह जिसका चेहरा था और सरापा था, वो थी नैना मलिक। इसकी ज़िंदगी, इसकी मनकूहा। मगर अब तो सब कुछ हो चुका था। जाने वाला वक्त हाथ में वापस नहीं आता। जाओ माया, इस वक्त मैंने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए निकाह कर लिया, मगर जल्द ही तलाक के पेपर्स डाक के जरिए तुम्हें मिल जाएंगे। इसे छोड़कर वो कैफ़े से निकलता चला गया। इसके पीछे माया के लबों पर जीत की फतह की जो मुस्कुराहट थी, वो बहराम मलिक से मख्फी नहीं रह सकी। बहराम मलिक, तू मेरा फेवरेट हीरो है इस नावल दे विच, लेकिन ਜਿਹੜਾ तू करतूत खोल लिया ना, चंगा नहीं किया। ऐसा करना नहीं चाहिए था। हाय, कदी कदी एडे चंगे हीरो भी अकलो पैदल हो जाते हैं। मैं अपने अल्फाज से कंट्रोल कर रही हूँ ना तुम्हारी बेवकूफ़ी पे, लेकिन मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकती। चलो चलिए आगे। सिर्फ इतनी सी बात पर परेशान हो तुम। बहराम मलिक ने चेहरे का रुख अपने से ज़रा फासले पर बैठी नैना की सिमत पड़ा। वो अपनी तमाम तर खूबसूरती ले इस लम्हे इसे ही तक रही थी।
बेसाख्ते बहराम मलिक ने इसका नर्म और नाजुक गुलाबी हाथ अपने मजबूत हाथ में कैद कर लिया और बहराम मलिक की इस बेसाख्तगी पर चौंक गई। 3 साल में ये पहली बार था जब बहराम मलिक ने इसका हाथ थामा और उसके दहकते लमस पर नैना की लरसती घनेरी पलके सुर्ख और रुखसार पर साया फिगन हुई थी। लबों पर खुद मासूम सी खुद ब खुद शर्मीली मुस्कुराहट रेंगी थी और इसी मुस्कुराहट ने तो उसकी सारी थकन ज़ायल की थी, सारी टेंशन पल भर में ख़त्म कर दी। वह उसके नर्म मुलायम गुलाबी सुंदर मुखड़े को कई पल यूं ही देखता चला गया, मगर इसके कसमसाने पर जल्द ही संभला था। बात इतनी नहीं है नैना, मेरे घर आने से पहले रहमान शाह ने फ़ोन पर सबको सारी बात बता दी और साथ ही ये भी कहा कि तलाक देने से पहले जिन पेपर्स पर साइन किया वो गौर से पढ़ लेना। वो करवट के बल लेटा आहिस्ता आहिस्ता इसका नर्म और नाजुक गुलाबी हाथ बड़ी नरमी से सहला रहा था, जिससे नैना के अंदर की कैफियत में तब्दीली इसकी पेशानी पर नन्हे नन्हे उभरते मोती बता रहे थे। क्यों, क्या है इनमें? नैना ने अपने हाथ खींच लिया जिसमें अपनी सारी जान कैद होती हुई लगी थी। बहराम मलिक इसकी इस अदा पर हौले से मुस्कुरा दिया। इसमें हक महर की अदायगी मलक स्टेट्स। कानों को ज़बरदस्त धचका लगा। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इस घर की यानी मलक हाउस की बुनियादी मलक स्टेट्स पर खड़ी है। तकरीबन 10 मुल्कों में इसकी शाखें फैली हैं, जिसका तिहाई हिस्सा बहराम मलिक की मलकियत था। क्या कह रहे हो बहराम? तायब्बू के इल्म में है कि बात? बहराम, हमारा सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो हद दर्जा परेशान सी होगी। इतने बड़े घाटे का सोचकर इसके चेहरे पर घबराहट तारी होगी और इस लम्हे इस पल इसकी ये परेशानी घबराहट ने बहराम मलिक को अपनी परेशानी भुला दी और शायद वह इस पल सब कुछ भूल भी जाना चाहता था। दिल शरारत करने को मचला जिस पर इसने लब्बैक कहा और बेख्तियार इसकी कलाई थामी और सरत से अपनी सिमत खींचा। नैना जिसे आज तक तोका न थी कि ऐसी किसी हरकत की बहराम मलिक की तरफ से, ऐसे किसी अमल की, वो खींचती चली गई। तुम इतनी खूबसूरत हो ये तो मैंने आज देखा है। वो इसकी नीली झील खौफजदा आंखों में झांक रहा था। बहराम मलिक की इस हरकत पर वो सटपटा के रह गई। रात के तीसरे पहर अगर कोई इन्हें एक साथ देख ले तो कोई कुछ कहेगा तो नहीं, मगर शर्म से गड़ने वाली बात ज़रूर है इसके लिए। बहराम, क्या हो गया तुम्हें आज? इसे तो देखने ही मुहाल हो रहा था। बार बार सूखे लबों पर जुबान फेरती अंदर के भौंचाल पर काबू पाने की सही की थी, जबकि वो बहका बहका से इस पर झुका इसकी गैर होती हालत से महसूस हो रहा था। मगर अपने नफ्स के घोड़ों की लगामें थामनी इसे अच्छी तरह आती थी, तभी तो आज तक इसने अपनी मनगुहा कोई नज़र फिर के भी नहीं देखा था, कभी छुआ ना था। ऐसा ना था कि तन्हाई मैसर ना आई थी। कई लम्हे मिले थे, कई पल तन्हाई के मिले, मगर इसने कभी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। बहराम प्लीज़। इसने बमुश्किल दोनों हाथों से खुद पर झुके बहराम मलिक के चौड़े सीने पर हाथ रखकर हटाना चाहा, लेकिन फौलादी कसरती वजूद में मामूली सी भी जंबिश नहीं हुई। यानी रुखसती का इंतजाम मुझे जल्द करना पड़ेगा। हरासा चेहरे पर बिखरी गोल्डन लट नरमी से पीछे हटाई, जिस पर बिदक कर रह गई। बहराम मलिक पर जाने के छा गया था कि आज का मिलना खतरे की घंटियां बजा रहा था। बहराम मलिक इसके शर्माए घबराए से रूप पर फिदा हो गया था। इसकी तेज़ रफ्तारी से धड़कती मचाती धड़कन की अथम पहल वो बआसानी सुन सकता था, और इससे पहले कि रात का ये पहर इस पर खुमार नशा का आसार खींचता, इस पर अपनी मदहोशी की गिरफ्त मजबूत करके इसको गुम कर देता। एक शरीर से पहली गुस्ताखी, अपने प्यार की पहली मोहर इसके सर्द नम होते माथे पर सबत करता वो उठ खड़ा हुआ था। नैना बिना सिर्फ फुर्ती से उठी थी, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा फासले पर जा रुकी। लरसती पलकों और कपकपाते वजूद पर भरपूर निगाह डालता वो गुड नाइट कहता, मुस्कुराता वह कमरे से निकलता चला गया। नैना ने लम्हों में बढ़कर दरवाज़ा लॉक किया और दरवाजे से लगी गहरे गहरे सांस लेने लगी थी। बेतरतीब दिल की धड़कन पर हाथ रखे इस पर काबू पाने की सही करने लगी। बहराम मलिक की इस बेबाकी पर शर्म हया से कट कर रह गई। सोचों का तमाम ध्यान अभी तक इसी एक मंजर पर अटक कर रह गया था। मैंने रात को मलिक हाउस फ़ोन कर दिया था, सारी बात बताकर कह दिया कि बहराम मलिक शौक से माँ को डिवोर्स दे सकता है, मगर साथ हक महर की अदायगी भी करनी है। रहमान शाह नाश्ते की टेबल पर मौजूद अखबार की सुर्खियों पर नज़र डालने के साथ अपने पास बैठी महरीन को इतला भी दे रहे थे। फिर क्या कहा इर्तिज़ा मलिक ने? नज़ाकत से कांच का कप थामे क्रम सिप लिया। कहना क्या था? इन्हें तो खबर ही नहीं थी कि सादज़ादे ने क्या कारनामा अजीम सरंजाम दिए बैठे थे, तो लफ्ज़ क्या खाक आने थे बोलने को। वैसे रहमान, जवाब नहीं आपका भी। एक ईंट आपकी बेटी ने इन सब के सर पर दे मारी और आपने ने तो पूरे का पूरा पहाड़ ही ढा दिया। महरीन की बात पे इन्होंने ऊंचा कहका लगाया और हाथ में थामा न्यूज़पेपर साइड पर रखा, अपनी सारी तवज्जो महरीन पर मबजूल कर दी। बस महरीन, तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। वैसे कि हमारी बेटी माया का है? कलाई पर बंधी कीमती रिस्ट वॉच पर निगाह डाली जो सुबह के 10 बजा रही थी। सो रही है, मुख्तसर सा जवाब दिया। ऑल राइट। वो उठे तो कहना कि मलिक हाउस में कल को होने वाली पार्टी का इनविटेशन दिया खुद जाकर। आखिर को अब मलिक हाउस की बहू हो गई है। इसके अलावा तुम भी अपनी तमाम फ्रेंड्स को मदऊ करना, मैं पेरिस वालों को भी बुला लूँगा। वो कहते हुए एक सिप चाय के लिए ऑफिस के लिए निकल पड़े। महरीन ने चाय का कप रखा और माया के बेडरूम की सिमत पड़ गई। जी तो बरखुरदार, अब क्या इरादे हैं आपके? बहराम मलिक ने अभी चाय का कप उठाया था कि इर्तिज़ा मलिक की गंभीर आवाज़ गूंजी। डैडी आप फिक्र न करें, मैं इंशाल्लाह सब संभाल लूँगा। सारी रात इसने इसी तलख हकीकत को सोचते गुजार दी थी, मगर इस जाल से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा था जिसमें वो धोखे से फंस चुका था। जी आपके जज्बात को देखकर लग रहा है कि अभी तो आपने निकाह किया, कल बगैर इतला दिया आप माया को रुखसत करा के मलिक हाउस में भी ले आएंगे। तंज बड़ा भरपूर था और जिस ठंडे और सर्द मसाज में किया गया था, बहराम मलिक तो खामोश होकर रह गया।
जबकि इसके बराबर में बैठा शहराम मलिक की बात सुनकर इस पर जो खांसी का दौरा उठा था मेरे वगैरह अब मेरे वगैरह वो इर्तज़ा मलिक की तेज़ खूरती निगाह से मत्थम पड़ा। मुस्तफ़ा मलिक ने अपने बड़े भाई इर्तज़ा मलिक के हाथ को नरमी से दबाया था और चुप रहने की दरख्वास्त की थी। बेटा बहराम, गुस्से और जज्बात में जो आप कर बैठे हैं वो शायद आपकी जगह कोई और होता तो वो भी कर गुजरता इज़्ज़त की खातिर, मगर अब जो आगे करना है वो बहुत सोच समझ कर और बड़े ठंडे दिलो दिमाग से करना है। दूसरे मानों में हर कदम फूंक फूंक कर रखना है, क्योंकि बात सिर्फ प्रॉपर्टी की नहीं, बात इज़्ज़त और असमत, असर और रसूख पर भी आन पड़ी है। मुस्तफ़ा मलिक ने नहायत ध्यान से समझाया। मुस्तफ़ा भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, माया ने बहुत चालाकी और होशियारी से आपको ट्रैप किया, अब आपको बहुत मोहतात रहना है। सायरा पप्पू अपने भतीजों से बहुत प्यार करती थी। बहराम मलिक और शहराम मलिक दो ही भतीजे और नैना एक ही भतीजी, जिन्हें वो बहुत चाहती थी, इसलिए इन्हें मामूली सी भी तकलीफ में नहीं देख सकती थी। बहराम मलिक के लिए वो और फिक्रमंद होगी। मैं देख लूँगा सब। सायरा पप्पू आप लोग प्लीज़ टेंशन ना लें। ब्रीफ के थामे वो खड़ा हो गया। बेटा नाश्ता कर लें। सायरा ने बगैर नाश्ते के से जाने को तैयार देखा तो टोके बिना न रह सकी। नहीं सायरा पप्पू, मन नहीं है, ऑफिस में कर लूँगा, आज लगता है देर हो गई है। क्लाई पर बंधी कीमती रिस्ट वॉच में टाइम देखा और सब पर एक निगाह डाली। तो जे बैठा ही सी बेचारा नाश्ता कर रहा ਸੀ इर्तज़ा साहब, कोई नाश्ता ही कर लैन देंदे, फिर अपनी गल छेड़ लेंदे। नहीं बर्दाश्त होया पुत्र दा नाश्ता करना। नैना कहे जामे नहीं जाना इसे क्या? ये इसकी रोज़ की ड्यूटी थी नैना को पिक एंड ड्रॉप करने की। निकाह के बाद बहराम मलिक की ये जिम्मेदारी थी जिसे वो नहायत खुश उसलूबी से निभा रहा था। नहीं बहराम, आज वो नहीं जाएगी, आप जाइए, ऑफिस से वैसे ही देर हो रही है आपको। मैविश ने इतला दी। बहराम मलिक के दिमाग में छप से रात का नैना के साथ बिताया मंजर किसी फिल्म की तरह चलने लगा। वो नैना के ग्रेस की वजह समझ के अब ब्लैक एंड डार्क ब्राउन घनी मूंछों के नीचे नाबी लबों का जो गदास चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट बखेर गया। बहराम मलिक के जाने के ठीक 15 मिनट बाद माया वहीं चली गई। सब लोग अभी तक बैठे थे और नाश्ता और होने वाली इस नई अफ्तार पर डिस्कशन कर रहे थे। हेलो एवरीबॉडी एंड हाय खाला जानी प्लस सासू माँ। इसके अचानक पर सब खामोश होकर रह गए। शहराम मलिक ने जिस अंदाज में से देखकर मुंह का जाविया बिगाड़ा, वो सामने बैठी सभा से मख्फी न रह सका, इसलिए मुस्कुराकर वो चेहरा तकरीबन झुका गई। बाकी सब लोगों का भी मूड इसे देखकर मजीद ख़राब हो गया। बहराम कहाँ है? टेबल पर नजर न आया तो पूछे बिना न रह सकी। मेरा ख्याल है वो ऑफिस चला गया होगा। खैर मैं इससे वहीं मिल लूँगी। कल मॉम डैड ने निकाह की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की है, आप सब लोगों को स्पेशली इन्विटेशन है। इनवाइट तो वैसे करी थी जैसे बहुत खुशहाल हो आसूदा ताल्लुकात है, मगर इसकी बक बक पर किसी ने भी कुछ ना कहा सवाए चुपती नज़रों के देखने के। वो जाने लगी थी कि वापस पलटी। शहराम तुम ज़रूर आना साथ मेरी सौकन को लेकर। ओके बाय। जिस जल्दी में आई थी इसी तेज़ी से बाहर भी निकल के सभी के मुंह में कड़वाहट खुल चुकी थी। इसके बेतुकी बातों को सुनकर शहराम मलिक के दिल ने शिद्दत से चाहा कि इस लड़की का रेशा रेशा अलग कर दे। नैना के खिलाफ बोलने पर कुछ नहीं तो एक जोर दो जोरदार थप्पड़ से ही तवाज़ा कर दे कि आज के बाद नैना के बारे में इस अंदाज में ख्वाब में भी नहीं सोचेगी। और वो ऐसा कर भी गुजरता अगर साजिदा ने इसका हाथ न थामा होता। मतलब कि अगर साजिदा ना फाड़ दी तो शहराम ने डेंट डूंट पा के भेजना सी माया नू। सर कोई मिस माया और खुद को आपकी मिसेस कह रही है, बस जिद है अंदर आने पर। प्लीज़ आप बताइए मैं क्या करूँ? हाँ एक तो बेचारे ਜਿਹੜੇ रिसैप्शन ਤੇ बैठे ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆ बड़े दुखी ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਰੋ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਚਵਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਵਲ ਦੇ रिश्तेदारों को भी सुननी पैंदी। सादिया जदी सेक्रेटरी इसकी बेसरोपा बातों हरकतों और जिद पर बेजार हो चुकी थी, बल्कि किसी कदर चिढ़ चुकी थी। आप इन्हें वेटिंग रूम में बैठाइए, मैं आता हूँ। इस्लामाबाद से डेलीगेशन आया हुआ था, वो इसी मीटिंग में बिजी था, मगर माया का नाम सुनकर खुद को इसकी मिसेस बताना दिमाग खोल उठा था। गुस्से का पैरा हाई लेवल पर जा पहुंचा। मैडम आप प्लीज़ वेटिंग रूम में बैठिए, सर मीटिंग में बिजी हैं, फारिग होते वहीं आपसे मिलेंगे। नहायत ज़बत से अपने खुश इखलाक रवैये पर काबू रखकर वो बोली, जिस पर माया ने इसे घूर कर देखा। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, मीटिंग रूम कहाँ है, मैं वहीं जाकर मिलूंगी। लबो लहजे में जिस कदर रऊनत तो तरारी थी, जिस घमंडाना अंदाज में मुखातिब थी, आसपास से गुजरने वाले स्टाफ के कुछ लोगों ने तौबा की, क्योंकि ज़मीन पर अकड़ कर चलना तकब्बर से मुकाबिल को अपने से कमतर समझना ज़मीन को गवारा नहीं और ना ही अल्लाह पसंद फरमाता है। एंड तकब्बर का भी इंजाम आप सारी देखा रल के। मगर इन लोगों को कौन समझाए जो दौलत शोहरत और आसाइश को ही अपना खुदा समझते हैं, इन्हें पूछते और इन्हीं के बलबूते पर अकड़ कर चलते हैं। माया सेक्रेटरी को नहायत खूनख्वार निगाहों से देख रही थी, जो बहराम मलिक का पता नहीं बता रही थी और कि वो इस वक्त कहाँ और कौन से रूम में मौजूद है, क्योंकि वो सिर्फ बहराम मलिक का ऑफिस रूम जानती थी जहाँ वो मौजूद ना था। सादी सदी के ना बताने पर इसने बेसीमत कदम बढ़ाई थी कि सामने लिफ्ट से निकलता बहराम मलिक दिखाई दिया। साथ इसके कोई और भी था माया से, जिससे माया को क्या लेना देना। वो एक अदाए दिल रुबाई से चलती हुई इस तक आई। हाय डार्लिंग, देखो तो तुम्हारा ऑफिस स्टाफ मुझे पहचानता ही नहीं और तुम्हारी ये नॉनसेंस सेक्रेटरी मुझे तुम्हारे पास नहीं आने दे रही थी। वो नाजो अदा से इसके मजबूत बाजू से लगी और बेतकल्फी से नरूठेपन से इसके स्टाफ को शिकायत भी कर रही थी। बहराम मलिक इसके तो माया की इस बेतकल्फी पर 14 तबक रोशन हो गए। भला आज तक वो इस अंदाज में किसी लड़की से क्या नैना तक से नहीं मिला था। माया के इस अंदाज पर सारा स्टाफ हैरान और हौंक होकर रह गया, जिसके बहराम मलिक ने नहायत गहराई से नोटिस लिया। इसने एक झटके से खुद से अलग किया। ये क्या बेहूदगी है, ऑफिस है मेरा।
इसका लहजा काफ़ी हितक और सख्त और हिकतक अमेज था। सभी ना सिर्फ नज़र झुका कर रह गए बल्कि अपने अपने कामों में भी लग गए, बल्कि जबकि माया अपनी इतनी बेइज्जती महसूस करके जख्मी नागन की तरह से घूरती इसके ऑफिस रूम में चली गई। ओके मिस्टर बहराम मलिक, मिस्टर यज़दानी ने मुसाफिर के लिए हाथ आगे बढ़ाया जिसे इसने संभल कर थाम लिया। कल इंशाल्लाह फिर असेंबली में मुलाकात होगी। मिस्टर यज़दानी को वो नीचे पोस्ट तक छोड़ कर आया था। माया की बेहुदा हरकत से दिलो दिमाग में झक्कड़ चल रहे थे, बस नहीं चला कि वहीं गलत दबाकर जिंदा ज़मीन में उतार दे। निगाहों में अभी तक अपने लिए स्टाफ की नज़रों में जो हैरान की बेयकीनी देखी वो मंजर घूम रहा था जिससे इसका गुस्सा मजीद खौल उठा था। हाय वे मुंडे ना गुस्सा कर, तू गुस्सा कर करके बहुत कुछ बर्दाश्त किया। हट जा हाले ते हुण हट जा। ऑफिस रूम में दाखिल हुआ वो सोफे में धंसी इसकी बेचैनी से मुंतज़िर थी। जैसे वो इंटर हुआ वो सरत से खड़ी हुई। बहराम मलिक, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, आइंदा सोच समझ कर मुझसे पेश आना वरना तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए बेहतर नहीं होगा। इस वक्त वो गुस्से और जज्बात में तो बहुत था, मगर इसे अपना बढ़ता तेज गुस्सा और जलाल को कंट्रोल में ही रखना था, क्योंकि इसी गुस्से और जज्बात ने बहुत बड़ा और गलत काम करवा डाला था। इससे बमुश्किल कंट्रोल किया और सख्ती से मुठ्ठियां भेजे, दांतों पर दांत जोर से दबाए। वो इसकी धमकी और इसे बुरी तरह नज़रअंदाज करता अपनी चेयर पर आ बैठा इंटरकॉम से कुछ मध्यम आवाज़ में बातें की और फिर इसी की तरफ देखने लगा। निगाहों में चुभन थी, सुलगन थी। माया हाफ टाइट टी शर्ट, ब्लैक स्लीव्स, डीप गले पर बगैर किसी स्कार्फ या दुपट्टे नामी शय से आज़ाद बड़े गरूर से खड़ी थी और इसके गरूर में इसकी बेइंतहा दौलत छलक रही थी। चेहरा बेइज्जती की वजह से हद दर्जा सुर्ख हो रहा था। बहराम मलिक ने इसकी बेबाक ड्रेसिंग पर निगाहों का रुख फेर लिया। कुछ लम्हे खामोशी के बाद गोया यहाँ आने का मकसद। माया ने कुछ पल खामोश निगाहों से इसका चेहरा जांचा, जहाँ अब अपनी बात के जवाब का कोई रंग नहीं था। कल डैड ने पार्टी रखी है हमारे निकाह की खुशी में, तुम्हें स्पेशली इनवाइट करने आई हूँ। जहर के कुछ खूंट हलक में उतार कर वो इसके डबल पार वाली चेयर पर विराजमान होगी। ये सब तमाशा किस लिए? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं मैरिड हूँ और तुम ये भी अच्छी तरह से जानती हो कि तुमसे निकाह मुझे किन हालात और किस वजह से करना पड़ा। भले इस वक्त मैं तुम्हारे साथ मुखलिस था, मगर तुम क्या गेम खेल रही थी, किस धोखे से मुझे ट्रैप किया, मैं बेखबर ही रहा। मगर अब जो तुम ये सब करती फिर रही हो, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। फिर क्यों करती फिर रही हो तुम ये सब? चुपते लबो लहजे में चिंगारी थी, काही मेहंदी आंखों में इसके लिए सिर्फ नफरत ही नफरत थी। माया ने इसे खामोशी से सुना था। इसका तंज इसकी बातें और हंसती हुई उठी और इसकी कुर्सी के पास आई। एक हाथ इसके मजबूत कंधे पर धरे, कदे झुककर अपनी मगरूर निगाहें इसके गुस्से और नफरत भरी काही मेहंदी आंखों पर टिका दी। स्वीट हार्ट, निगाह निगाह ही होता है, चाहे जिन हालात में हो या कोई भी वजह हो। बहराम मलिक को इसका तर्ज गुफ्तगू इस कदर गलीज लगा, इसके उरिया वजूद से इतनी कराहियत आई कि अपने उभरते जज्बातों कंट्रोल पर फिर से काबू न रख सका और बुरी तरह से इसका न सिर्फ अपने कंधे पर धरा उरिया पासू छटका बल्कि खुद से भी दूर कर दिया। मुझसे दूर रहकर बात किया करो, बल्कि ज़रूरत ही क्या तुम्हें मुझसे कुछ भी कहने की? बहुत जल्द तुम्हें डाइवोर्स पेपर्स घर बैठे मिल जाएंगे और अब इससे पहले कि मैं अपने होशो हवास खो दूँ, नाउ गेट आउट। मध्यम लहजे में जो गंभीर तेजी थी इस पर वो हंसी तो तादेर हंसती चलेगी। बहराम मलिक का दिल शिद्दत से चाहा कि वो इसको इस 10 मंजिला इमारत की खिड़की से बाहर उछाल दे, मगर सद अफसोस कि वो घूरने के अलावा कुछ न कर सका। पूरा वजूद एक एक सांस किसी की मोहब्बत की बेड़ियों से जकड़ी थी, वरना वो ज़रूर इसे अभी इसी वक्त सबक सिखा देता। ओ मिस्टर बहराम मलिक, यू आर सो इनोसेंट। हंसी मुस्कुराहट में बदल गई। तुम मुझे शौक से डाइवर्स देख सकते हो, आई नेवर माइंड, बट हक महर के साथ। एनीवेज बात की बाद में देखी जाएगी, कल पार्टी में आना जरूर है और अगर ना आए तो तुम सोच भी नहीं सकते क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। बहराम मलिक दोनों हथेलियां टेबल पर रखे इस पर थोड़ा दबाव दिए झुकी और बहराम मलिक ने यही सोचा कि मजीद उलझने से बेहतर के खामोशी रहा जाए, जबकि इसकी हरकतों इसकी बातों पर गुस्से से दिमाग की रगें फटने लगी थी। बड़ी बदज़ोक हो, तुम्हारे ऑफिस पहली बार तुम्हारी मिसेज आई, तुम खातिर भी नहीं कर सकते। खैर कल तो आओगे ना, फिर बताऊंगी मेहमानों की खातिर मदारत कैसे करते हैं। वो फिर रुकी नहीं, इस पर जानदार मुस्कुराहट उछालती ऑफिस रूम से ठक ठक करती निकल गई। ना जाने कौन से गुनाह की सूरत है ये लड़की। इसके जाने के बाद वो खुद को बमुश्किल रिलैक्स किया, रूम फ्रिज से यक ठंडी बोतल निकाल कर लबों से लगा ली। जब कुछ सुकून महसूस हुआ तो इंटरकॉम के जरिए असारा रहम को अंदर बुलाया ताकि कल की फ़्लाइट कन्फर्म कर ले। अखबार पढ़ा आज का? रात खाने की मेज़ पर सभी मौजूद थे। इर्तज़ा मलिक का रुख बहराम मलिक की सिमत था। नहीं, क्यों, खैरियत? हेडलाइन में वाज़ेह कि इर्तज़ा मलिक और रहमान शाह के ताल्लुकात की कशीदगी खत्म हो गई। इसकी बात पर सभी हैरत से गूंग रह गए। भाई साहब अब फिक्र क्यों करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मुस्तफ़ा मलिक भी न्यूज़पेपर पढ़ चुके थे। मुस्तफ़ा बात फिक्र की नहीं, परेशानी की। आज की ये खबर कल मीडिया के हाथ लगेगी, रिपोर्टर्स को क्या जवाब देते फिरेंगे हम? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और कल जो पार्टी रहमान शाह ने रखी है वो इसी बुनियाद पर कि हमारे ताल्लुकात फिर से बहाल हो गए। कितना रश होगा वहाँ मीडिया का, कुछ इल्म है आपको? डैडी का असेंबली के इजलास में मेरी शिरकत ज़रूरी है। आपको मालूम है कि बजट आने वाला, मेरा जाना वहाँ कितना ज़रूरी है। मैं कल की किसी पार्टी को अफोर्ड नहीं कर सकता। मुल्तजियाना अंदाज था। बहराम बात जाने की नहीं, मीडिया के सामने जवाबात देने की। आप तो इस्लामाबाद चले जाएंगे, बाकी लोग कहाँ जाएं? इसके अलावा मुझे भी नैरोबी जाना है, मगर आपके ज़रा से गुस्से और जज्बात ने इस घर की बुनियाद ही हिला डाली। बहराम मलिक निगाह चुकाता वहाँ से उठ खड़ा हुआ और वहाँ से इस मंजर से हटता चला गया। क्या होगा, इतनी बड़ी गलती कर दी, इसका खमियाजा इन समेत इसकी फैमिली को भी भुगतना पड़ रहा है। इर्तज़ा मलिक के गंभीर अंदाज में गुस्से की मामूली सी आंच थी। भाई साहब अब क्या हो सकता है? बहराम से जाने में गलती होगी जिसे वो मानने को तैयार है, मगर ज़रूरी तो नहीं कि हम इस पर तंज़ो निश्ता के तीर चलाएं, इन्हें मजीद शर्मिंदा करें।
मुस्तफ़ा मलिक ने रसानियत से अपने बड़े भाई को समझाया, जिस पर वो चुप होकर रह गए। इर्तिज़ा मलिक की बनिस्बत मुस्तफ़ा मलिक नहायत ठंडा मिजाज रखते थे। वो इर्तिज़ा मलिक की तरह हम्मा वक़्त संजीदा सोबर नहीं रहते थे। इनकी ना ही रिज़र्व तबीयत के महामिल थे इनकी तरह। इर्तिज़ा मलिक का रवैया हर एक के साथ एक सा ही रहता, जबकि मुस्तफ़ा मलिक के अंदाज में दोस्ताना अंदाज था। मलिक हाउस की औलादों से वो एक दोस्त की तरह ही मिलते थे। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं मुस्तफ़ा भाई साहब। और वैसे भी रहमान शाह ने नहायत गहरी चाल चली है, जो काफ़ी पावरफुल है। आप बहराम पर गुस्से से बेहतर है कि इस मुश्किल का हल सोचिए। रहमान शाह नहायत होशियार और शातिर शख्स है, जो दौलत हासिल करने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। सायरा के लबो लहजे में रहमान शाह के लिए बेपनाह नफरत की चिंगारियां सुलग रही थी। सायरा की बात की तायद साजिदा और महविश ने भी की। नैन बेटा, 2 कप स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाकर लॉन में ले आइए। मुस्तफ़ा मलिक ने बाहर लॉन की सिमत अपने कदम बढ़ा दिए। बहराम मलिक मुस्तरब सा इधर उधर टहल रहा था। बहराम, मुस्तफ़ा मलिक की आवाज़ पर वो इन्हें देखने लगा और इनके साथ लॉन पर रखी आयरन चेयर पर आ बैठा। मैं मानता हूँ चाचू की गलती होगी मुझसे, लेकिन अब इस तरह अगर मुझे सब गुस्से का निशाना बनाते रहेंगे तो कैसे मैं अपनी जान छुड़ा सकूंगा इससे। वो मुरझाए लहजे में मुखातिब था। देखिए बेटा, आप अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, मगर ये बात भी सच है कि रहमान शाह से हमारे ताल्लुकात कभी ख़राब नहीं रहे थे। जो कुछ इसने हमारी छोटी बहन आपकी छोटी पप्पो आलिया मलिक के साथ किया, हमारे ताल्लुकात समझे वहीं से ख़राब हो गए। और फिर 3 साल पहले आपके इनकार पर बनता रिश्ता फिर से टूटा। रिश्ता तो खैर कभी भी नहीं जुड़ता। भाई साहब कभी भी माया को अपनी बहू तस्लीम नहीं करते, ये इनके लिए नामुमकिन बात है, मगर हालात जिस नहज पर आ ठहरे, इनका गुस्सा बिल्कुल बजाया। रहमान शाह ने आलिया मलिक और फरमान शाह के साथ जो कुछ किया वो किसी से ढका छुपा नहीं, मगर कोई क्या कर सकता। और जिस चालाकी और होशियारी से इसने तमाम सबूत मिटाए थे, हम में से कोई कुछ नहीं कर सका। आपकी खाला महरीन जो रहमान शाह की एक एक हरकत में, हर गुनाह में बराबर की शरीक थी। जायदाद के लिए इन्होंने जिस तरह अपने छोटे भाई फरमान शाह और हमारी बहन आलिया मलिक को ट्रैप किया, हम सभी वाकिफ थे, मगर कैसे अपने मलक खानदान की को बेइज्जती और बदनामियों की अंधी खाई में चौंकते थे। हमारे तो हाथ ही बंधे हुए थे। आज आपके इस साथ जो चाल इन्होंने चली है, कल यही सब आलिया और फरमान के साथ हुआ था। बोलते वक्त इनके नकुश में जो कर्ब अजियत थी, वो बहराम मलिक को शिद्दत से अपने दिल पर महसूस हुआ। आज तक इसने अपने चहीते चाचू को दुखी नहीं देखा था। वो हर पल हंसने हंसाने और जोली तबीयत रखते थे। बहराम मलिक इसी वजह से इनके बहुत करीब था। इनके हिस्से मजाक का फ़ैन था। कुछ शेयर करने या डिस्कस करने में कभी भी बहराम मलिक को हिचकिचाहट का सामना नहीं करना पड़ा था। मगर इस लम्हे इनकी मुस्कुराती आंखों में जो नमी तैरती देखी तो अपनी परेशानी बिल्कुल भूल गया। अब्बू चाय। नैना ने चाय की ट्रे चेयर्स के बीच रखी, प्लास्टिक टेबल पर रखती और वहीं बैठे 2 कप बनाने लगी। बहराम मलिक अपनी गहरी सोचों में डूबा बगौर नैना के चलते गुलाबी हाथों को देख रहा था। चाय के कप दोनों को थमाकर एक निगाह बिखरे से सोचों में गलता बहराम मलिक पर डाली और वहां से हटती चली गई। चाचू, मैं समझा नहीं आपकी बात। आलिया पुप्पो और फरमान शाह को इन लोगों ने कैसे ट्रैप किया, जबकि यहाँ तक मेरे इल्म में फरमान शाह रहमान शाह के छोटे, वो भी सगे भाई थे। जैसे कि अभी आपने भी बताया, वो इसी रेशम की उलझी गुत्थी में उलझा हुआ था। मुस्तफ़ा मलिक की निगाहें रातों को गुजरे मंजर को खोजने लगी। माजी खिड़की के छोरों को से झांकने लगा। सफ़ों पर छुपी एक तहरीर का एक एक वर्क उलटने लगा। फरमान शाह बाबा जानी नहीं मान रहे, बल्कि घर में कोई भी हमारी शादी पर राजी नहीं। कुंदन की तरह चमकते चेहरे पर बिखरे जुदाई के तमाम रंग चकूले ले रहे थे। सुनहरी आंखें बिछड़ने के खौफ से आंसू से भर गई। मुझे मालूम है आलिया मलिक, मगर रहमान भाई के किए की सज़ा हमारी पाकीज़ा मोहब्बत को क्यों दी जा रही है। मैं तो सब कुछ करने को तैयार हूँ तुम्हारे हसूल के लिए। अपने भाई से रिश्ता तक तोड़ने को राजी हूँ। रहमान भाई ने मलक हाउस के बिजनेस में हेराफेरी की, ये मुझे बाद में मालूम हुआ, मगर आली जान, ये हर एक को एक ही कसौटी पर तो नहीं परखा जाता। फरमान शाह ने बेबसी की एक निगाह इसके अफसरदा हुस्न पर डाली थी। ये वो चेहरा जिसके लिए फरमान शाह अपनी सब कुछ त्याग सकता था, बरहना पा कदमों से खोलते दहकते अंगारों पर भी चल सकता था। आलिया मलिक सिर्फ इसका प्यार, इसकी चाहत ही नहीं, इसका इश्क, इसका जुनून है। असीर है ये दिल इसके प्यार, इसके बेमिसाल पाकीज़ा हुस्न का। चल यार, अगे तो बाद च चलने, पहले फरमान शाह तो सन तोड़ के दिखा, दहकते गोलियां थे। कुछ भी तो कमी नहीं थी फरमान शाह में। बेपनाह वजीज सरापा, रोशन मुस्तकबिल, लाखों का बैंक बैलेंस था इसके पास। खामी थी तो सिर्फ ये कि वह रहमान शाह का छोटा भाई था, इसका सगा खून, जिसे वो तो क्या दुनिया की कोई ताकत झुटला नहीं सकती थी, ना ही ये बंधन टूट सकता था, क्योंकि अल्लाह ताला ने जोड़ा था। मैं जानती हूँ फरमान शाह, आप मुझे हासिल करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, मेरा ईमान है आप पर, मगर आपका रहमान शाह से जो खून का रिश्ता है, इससे कोई भी नहीं मुकर सकता। मगर ये भी सच है फरमान शाह कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मेरी आती जाती सांसों में सिर्फ आपकी खुशबू महकती है। मेरे दिल की हर धड़कती धड़कन सिर्फ आपके नाम से मशरूत है। आलिया मलिक अपना ज़ब्त हार चुकी थी। फरमान शाह की मजबूत हथेलियों में कुंदन चेहरा छुपाए बिलक बिलक कर रोती। फरमान शाह का रवा रवा तड़प उठा था इसके बेतहाशा बहते आंसुओं पर। अरे आलिया, तुम प्लीज़ ऐसे मत रो। देखो अल्लाह ताला कोई ना कोई राज ज़रूर निकाल देगा, कोई सबील होगी इसकी। अपना गम दबाए, अपने आंसुओं को छुपाए।
फरमान शाह ने आलिया मलिक का झुका चेहरा बड़े प्यार से अपनी मजबूत हथेली में भरा और मोहब्बत से चूनी का हिस्से सुनहरी शीशों पर टका दी। और फिर तुमने वो कॉल नहीं सुना, अल्लाह एक दर बंद करता है तो 10 तक खोल भी देता है, तो क्या हम नाउमीद हो जाए? बहते अश्कों को पलकों से अपने पोरों पर चुना। फरमान शाह, आपके कहे लफ्ज़ लफ्ज़ पर मेरा ईमान है, मगर आपको खोने का डर मेरे अंदर से नहीं जाता। मैं मर जाऊंगी फरमान शाह आपके बगैर। मेरी धड़कती धड़कनें इसी पल थम जाएंगी, चलती सांसें रुक जाएंगी जब आपके बिछड़ने का शक यकीन में बदल गया तो। आलिया मलिक ने फरमान शाह के मजबूत हाथों पर अपने नाजुक हाथ धर दिए और फरमान शाह वो तो निहाल हो गया, इसका इश्क मजीद दो चंद हो गया आलिया मलिक के इस अनोखे इकरार मोहब्बत पर। दिल पहले से ज़्यादा इसका असीर जहाँ हो गया था। फरमान शाह ने नहायत हौले से इसकी चमकती पेशानी छुई, धीरे से मुस्कुराकर अपने होने का, अपने साथ का यकीन दिला। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमारी मोहब्बत, हमारा अतमाद यकजा है, तो फिर सवाए हमारे पाक रब की दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। हम कभी जुदा नहीं होंगे, यकीन दिलाने की भरपूर कोशिश की थी। खबरदार जो अपने नापाक कदमों से मलक हाउस की दहलीज पर कदम भी रखा तो पार की। जिस रास्ते से आई हो इसी राह पर वापस लौट जाओ। आज से तुम्हारे लिए मलक हाउस का हर दरवाज़ा बंद है। सैयद जलाल मलिक अपने नाम की तरह रोब जलाल तबीयत के मालिक थे। एक जहान में इनका गुस्सा रोब मशहूर था। इन्हें खुद से ज़्यादा अपने असूल अजीज़ थे और अपने असूलों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले को वो कभी माफ़ नहीं करते थे, चाहे इनकी अपनी सगी औलाद ही क्यों ना हो। आलिया मलिक इनके सबसे छोटी चहेती बेटी, घर भर की लाडली प्यारी, जिसे खास प्रोटोकॉल हासिल था, जिस पर बहन भाई तो जान छिड़कते थे, सैयद जलाल मलिक की भी जान बन थी इसमें। खूब नाज नखरे उठवाती थी वो अपने बहन भाई और भाभियों से। इसके अलावा भतीजे भतीजी की चहेती फुप्पो थी वो, मगर आलिया मलिक से खता सरजद होगी, मोहब्बत करने का वो जुर्म कर बैठी थी। सैयद जलाल मलिक के ना सिर्फ सख्त असूलों के खिलाफ आवाज़ उठाई, बल्कि इसका असूल भी तोड़ डाला, जिसकी माफ़ी किसी सूरत काबिले माफ़ी नहीं थी। इसने फरमान शाह से कोर्ट मैरिज कर ली थी। आलिया मलिक और फरमान शाह दोनों एक साथ ही मलिक हाउस में दाखिल हुए कि कॉरिडोर में सैयद जलाल मलिक के गुस्से और जलाल से तेज़ ऊंची आवाज़ उतारने पर दोनों के कदम थाम लिए। बाबा जानी बस, इन्होंने हाथ उठाकर इशारे से आलिया मलिक को सख्ती से बोलने से मना कर दिया। आज से तुम्हारा हमारा रिश्ता ख़त्म, हमेशा हमेशा के लिए, और जिससे हम रिश्ता ख़त्म कर लें इसकी तरफ आँख उठाकर देखा नहीं करते। तेज़ और सख्त लबो लहजे में कहते वो अंदर की सिमत बढ़ने लगे कि आलिया मलिक दौड़कर इन चलते कदमों से लिपटी, मजबूती से इनके पैरों को पकड़ा। प्लीज़ बाबा जानिए, ऐसा मत रवैया मत रखिए मेरे साथ। आपके मेरे लिए शहद टपकाते शीरियल लफ्ज़, इतनी सख्ती, इतनी नफरत मेरा वजूद सह नहीं पाएगा। दिल बुरी तरह तड़प रहा था। आंसू की झड़ी टूट टूट कर सैयद जलाल मलिक के सख्ती से जमाए मजबूत कदमों पर मातम किनार थे। आज तक इसने बाबा जानी के लबो लहजे पर खुद के लिए मामूली सी सख्ती भी नहीं देखी थी, हल्की सी डांट तक नहीं खाई थी। बचपन में अगर गलतियां कर देती तो इसके बदले इसके बहन भाइयों की भरपूर क्लास हो जाती कि तुम लोगों ने समझाया क्यों नहीं, जबकि इस पल भी वो बड़े मदद से इनके मजबूत और चौड़े शाने पर झूल रही होती थी और हंस हंस कर मजीद अपनी जान छिड़कते बहन भाइयों को चढ़ा रही होती। मगर आज वो कैसे सोच सकती थी, कैसे बर्दाश्त कर लेती अपने प्यारे बाबा जानी की नफरत से मुंह मोड़ना। वो तो समझती थी कि वो इनकी चहीती नासोपली बेटी है, इसकी हर बार की तरह ये गलती भी वो माफ़ कर देंगे। कितना गलत सोचती थी वो। माविश बहू, हटाओ इस लड़की को हमारे कदमों से। पास खड़ी छोटी नैना का हाथ थामे अपनी छोटी बहू को मुखातिब किया। सैयद जलाल मलिक के गुस्से से सभी वाकिफ थे, इसलिए माविश फ़ौरन आगे बढ़ी। सैयद जलाल मलिक के अंदर इस पल जितने बम धमाके हो रहे थे सिर्फ वही जानते थे, या इनका खुदा। मगर अपने लफ्ज़ों में मामूली सी नरम सी लचक पैदा न की थी इन्होंने। वो नहीं चाहते थे कि ज़रा सी नरमी इसकी इज्जत व आबरू वक़ार और इनकी अना को कुचल दे। गला घोंटते ये मंजूर न था इन्हें, इसलिए तो कदमों में बैठी बिलखती आलिया मलिक पर भूले से निगाहें गलत तक न डाल रहे थे, मगर इसका तड़प तड़प कर फरियाद करना इसका दिल ज़रूर चीर रहा था। माविश ने मुश्किल ज़मीन पर बैठी पैरों को पकड़े आलिया मलिक को उठाया और इसके अलग होते सैयद जलाल मलिक ठहरे नहीं थे, बल्कि हटते चले गए कि कमज़ोर लम्हा इन्हें अपनी मजबूत गिरफ्त के घेरे में न ले लें। बाबा जानी प्लीज़, बाबा जानी रुक जाइए, बाबा जानी इतनी नफरत से मुँह मत मोड़िए मुझसे बाबा जानी। सैयद जलाल मलिक के आखिरी कदमों तक इसने रोते हुए चीख चीख कर पुकारा था। इसकी फरियाद पर तो मलिक हाउस के दरो दीवार तक कांप उठे थे, मगर सद अफसोस सारे ही बेबस थे, मजबूर थे। सैयद जलाल मलिक के सख्त असूलों के आगे मुस्तफ़ा मलिक अपनी छोटी चहीती बहन के सर पर प्यार से हाथ रखकर वहाँ रुके नहीं। मुस्तफ़ा मलिक बिजनेस के सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर थे, वरना शायद वो कुछ ना कुछ कर सकते थे। मुस्तफ़ा मलिक को तो सैयद जलाल मलिक ने पहले मरले पर ही सख्ती से डांट दिया। वो तो वैसे इसके जलाल से खौफजदा रहते थे। अगर आज आलिया मलिक के लिए फरमान शाह को पाने की खुशकिस्मती थी तो आज का दिन आप मेहरबान भी बहुत था। फरमान शाह जाइए, ले जाइए अली को, अब ये आपके हवाले। अली को जितना प्यार, जितनी चाहत मलिक हाउस के लोगों से इसके दर दीवार से मिला, इससे कई गुना आपको इसका ख्याल रखना है। हम सब जानते हैं कि आलिया मलिक बाबा जानी की धड़कन और दिल की धड़कन हमेशा खुशी मसरत से धड़क के कभी तकलीफ़ और गम से न रहे, वरना बंद हो जाएंगी। साजदा आलिया मलिक को खुद में समेटे फरमान शाह तक लाई और इनके हवाले कर दिया। फरमान शाह ने फ़कत एक दुख भरी निगाह डाली थी। जाते हुए आलिया मलिक तड़प कर दोनों जान लुटाती भाभियों से गले मिली और ज़ारो कतार रो पड़ी। पास खड़े शहराम और नैना को खूब प्यार किया। भाभी, बहराम को मेरी तरफ से प्यार दीजिएगा। बहराम इस वक्त बोर्डिंग में था, इसलिए इसके हिस्से का प्यार साजिदा को सौंप दिया। फरमान शाह के मजबूत घेरे में वो आगे बढ़ रही थी, मगर मुड़कर सुनहरी बरसती निगाहें अपने इस आलिशान बंगले पर ज़रूर डाली, जहाँ इनका बचपन, लड़कपन, जवानी गुजरी थी।
अरे तो इसमें कौन सी गुनाह वाली बात है? निकाह किया तुम दोनों ने, बालों को शौर किया, गाही अपनी ज़िंदगी को अपने मन पसंद अंदाज में गुजारने का पूरा पूरा हक हासिल है। मेहरीन ने कुंदन सी प्यारी सी उदास अफसरदा आलिया मलिक को अपने से लगाया। आलिया मलिक जो अपना सब कुछ सारे रिश्ते तोड़ आई थी सिर्फ एक इस रिश्ते के लिए, से जुड़ने के लिए, वो अंदर से फिर भी डरी सहमी थी। खौफजदा थी कि खुदा जाने फरमानशाह के भाई भाभी क्या सलूक करते हैं, मगर इनके शीरी गुफ्तार लबो लहजे नरम और मुलायम अपनायत भरे अंदाज पर ऊपर सुकून होगी। शाकर हो गई कि अपनी किस्मत पर, अपनी मोहब्बत पर। फरमानशाह के साथ बिताया लम्हा लम्हा खुशगवार था। इसकी खूबसूरत संगत को पाकर वो अपने दर्द गम कुछ कुछ भूलने लगी। कभी कभी तो फरमानशाह मलक हाउस की मोहब्बत को वो तोलने लगती तो दोनों का पलड़ा बराबर लगता, मगर इस बात पर साजिदा अक्सर कहती कि बहुत जल्द वो अपने घर वालों से मिल सकेगी। मगर इस बात पर भी अजहद यकीन रखती थी कि बहुत जल्द वो अपने घर वालों से मिल सकेगी। बाबा जानी की नरम गरम बरसती प्यार की ठंडी फवार में बैठेगी, मगर कातबे तकदीर में क्या लिखा है, किस्मत में आके क्या होना कोई नहीं जानता। गैब के इल्म से हर इंसान बेखबर है। साइरस की बड़ी बहन जिसने से माँ की तरह पाला, वो मलक हाउस आ गई थी अपने बच्चों के साथ। इनके शौहर का इंतकाल हो गया, वो बिल्कुल अकेली हो गई थी अपने बच्चों के साथ स्टेट में। इसलिए सैयद जलाल मलिक सायरा को बच्चों समेत मलक हाउस ले आए थे। सायरा पर गुजरे इतने बड़े सानिया ने आलिया का दिल खून खून कर दिया था। रवा रवा अपनी माजाई से मिलने को, इनके गले लगने को तड़पने लगा था। आंसू के सोते थे कि खुश्क होने पर नहीं आ रहे थे। बस नहीं रोक पाई खुद को सैयद जलाल मलिक के लफ्ज़ों की सख्त गिरफ्त के शिकंजे से खुद को बंधे रहने पर, और फरमानशाह के साथ मलक हाउस आने लगी थी। फरमानशाह देखकर सामने से आते ट्रॉलर से बहुत बचने की कोशिश की, मगर इन ऊंचे नीचे रास्तों ने रत्ती भर रहम नहीं खाया इन पर। गाड़ी डगमगाकर लटखड़ाती हुई नीचे खाई में गिरती चली गई। दिल सोज ऊंची चीखों से फिजा गूंज उठी थी। हाय हाय, हामा पै गई हैं सारियां दी आलिया मलिक ते फरमानशाह ते। अच्छा यार, ये नीचे से ना कुछ लाइट है, तो मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ, मैं सही भी पढ़ रही हूँ, तो बाकी थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। तफ्तीश और इंक्वायरी करने पर मालूम हुआ कि फरमानशाह और आलिया जिस गाड़ी में थे, इसके ब्रेक पहले से किसी ने बड़ी महारत से फेल कर दिए थे। मीडिया प्रेस वालों ने इस खबर को बड़ी हेडलाइंस में छापा कि सैयद जलाल मलिक की छोटी बेटी आलिया मलिक, जिन्होंने छुपकर रहमान शाह के छोटे भाई फरमान शाह से कोर्ट मैरिज कर ली थी, दोनों को बड़ी बेरहमी से इंतकाम का निशाना बनाया गया। भांत भांत के लोगों की बोलियों ने सैयद जलाल मलिक और इनके दोनों बेटों को परेशान कर दिया था। इर्तिज़ा मलिक, बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि इस शादी से आप लोग खुश नहीं थे, और यही वजह कि अपनी बात ना मानने की वजह से आप लोगों पर उंगलियां उठ रही हैं। बहुत से जर्नलिस्ट के बीच में माइक इर्तिज़ा मलिक के आगे गई है। वो जर्नलिस्ट खुले लफ्ज़ों में पूछे गए सवाल बल्कि सही मानों में इल्ज़ाम आयद कर रहा था। इन्हें गुस्सा तो बहुत आया, मगर कमाल महारत से वो ज़ब्त करके अपने अंदर तेजी से उठते ज्वालामुखी को बर वक़्त काबू किया उन्होंने, वरना दिल तो ये कर रहा था इस जर्नलिस्ट का इस दुनिया से नामो निशान मिटा दे। बराबर में खड़े मुस्तफ़ा मलिक ने गुस्से की शिद्दत से सुर्ख होते इर्तिज़ा मलिक के चेहरे को बगौरते कहा, इसके अंदर इस वक्त क्या कैफियत है, कौन कौन से भड़कते जवाला सर उठा रहे थे, वो बाखबर थे, इसलिए इनके बोलने से पहले खुद बोल उठे। देखिए मिस्टर, अगर ऐसी बातें होती तो हम ये काम शादी के दूसरे दिन या इसी वक्त कर देते जब आलिया मलिक ने फरमान शाह से कोर्ट मैरिज की। शादी के 1 साल बाद हम आलिया मलिक से हर रिश्ता नाता ज़रूर तोड़ चुके थे, मगर इन्हें मामूली से नुकसान पहुँचाने के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो फिर आपका क्या ख्याल है, किस पर शक कर सकते हैं आप, जिन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत की आलिया मलिक के साथ? जिस किसी की भी हरकत है वो बचेगा नहीं। आलिया मलिक का किसी मामूली घराने से ताल्लुक़ नहीं है, इसकी रगों में सैयद ख़ानदान का खून दौड़ता, और इस खून को पामाल करने वाले को माफ़ी हरगिज़ नहीं मिलेगी। इर्तिज़ा मलिक का आज़म बता रहा था कि वो जो कह रहे हैं वो कर भी गुजरेंगे। इनके बोलते लफ्ज़ों से ज़्यादा इनके इरादे मजबूत थे कुछ कर दिखाने के। यही हालत कुछ रहमान शाह की भी है। अपने छोटे भाई फरमान शाह के कत्ल का साफ इशारा इनकी मलिक हाउस की सीमत है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? रहमान शाह का अपना फेल है, वो क्या सोच रहे हैं या क्या प्रेस वालों को बोलते हैं, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है, मगर आलिया मलिक के साथ की गई नाइंसाफ़ी में जिसका हाथ है, इसके दिन बहुत कम है जिंदा रहने के। इर्तिज़ा मलिक मजीद कुछ बोले बगैर ज़मीन पर मजबूत कदम उठाते वहाँ से हटते चले गए। इनके गुजरते मजबूत कदमों पर जीत के वाज़ेह निशान नुमाया थे। चाल में जिस कदर मजबूत इरादे और कुछ कर दिखाने का अज़म था, इसे मुस्तफ़ा मलिक ने नहायत बारीकी से न सिर्फ देखा बल्कि इनके उठते हर कदम पर तहे दिल से दुआ भी की थी। वो जानते थे कि आलिया मलिक का खून रायगा नहीं जाएगा, और आलिया मलिक को इंसाफ दिलाने में मुस्तफ़ा मलिक पीछे नहीं रहे थे। इर्तिज़ा मलिक के कदमों से कदम मिलाकर चल रहे थे। किसी का गुनाह कब तक छिपता है, कौन कब तक खुद पर दिखावे का मास्क पहन सकता है? बंदा चाहे कितना ही शातिर, कितना ही चालाक हो, होशियार क्यों ना, मगर अपने पीछे निशानी जरूर छोड़ जाता है। जल्दी या बदेर वो सामने आ ही जाता है, और यही हाल रहमान शाह के साथ था। इसका ड्रामा करना, दुनिया को ढोंग रचाकर खुद को बेगुनाह साबित करना फजूल ठहरा। इसका असली और घिनौना चेहरा मंजर आम पर आ चुका था। जिस ट्रॉलर ने बेरहमी से वो कार एक्सीडेंट किया वो पकड़ा जा चुका था। तफ्तीश के मुताबिक इस हाईवे पर इस वक्त सिर्फ एक ही गैर लोडिंग का ट्रॉलर रोड पर चला था, जिसकी कंपनी का नाम पता सब मालूम होकर ड्राइवर ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। अदालत के कटहरे में वो ड्राइवर खड़ा था, वहाँ प्रेस वाले थे, अंदर बाहर मीडिया था, जिसकी वजह से ये मामला हर एक की जुबान पर था। हर कोई ये चाहता था कि आलिया मलिक और फरमान शाह को इंसाफ मिले। जज साहब, ये एक्सीडेंट मैंने रहमान शाह साहब के कहने पर किया था। इन्होंने मुझे इसके लिए 50,000 रुपये दिए थे। हेला 50,000 के पीछे एवं कत्ल भी हो गए।
झूठ बकवास कर रहे जज साहब। ये सामने कटहरे में खड़ा रहमान शाह बुरी तरह चिंगाड़ा और खूंखार नजरों से इस ड्राइवर को देखा। ये ना जज साहब, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, आप चाहो तो कुरान पाक उठवा लो। बोलने के साथ ड्राइवर ने अपनी कमीज की जेब में से वो रुपए भी बरामद किए जिसमें से वो कुछ खर्च भी कर चुका था। वो सारे पैसे पास खड़े इर्तिजा मलिक के वकील के हाथ में थमा दिए। हरामखोर, बदजात, गंदी नाली का खून, तूने रहमान शाह को धोखा दिया। रहमान शाह अपनी ओछी जुबान पर उतरा। फिर वो किसी ने खूब कहा कि बहुत गुस्से में इंसान के मुंह से सच निकल ही जाता है। रहमान शाह के साथ भी यही हुआ। अपने भड़कते दहकते गुस्से पर काबू न रख पाया और इस ड्राइवर को खूब गालियां दी, खूब जलील किया अदालत में सबके सामने, पूरे प्रेस मीडिया के सामने। रहमान शाह को सजा हो गई थी। इस पल इसका कोई असर रसूख काम नहीं आया था। प्रेस वालों ने खूब मजा लेकर रहमान शाह की ना सिर्फ तस्वीर खींची बल्कि मिर्च मसाला लगा लगा कर इन पर कमेंट्स भी पास किए। फ्रंट पेज पर पूरा रहमान शाह और सैयद जलाल मलिक की सुर्खियों से भरा पड़ा था। अकाब चाहे जितना भी ऊंचा उड़ना चाहे, कितनी ही ऊंची परवाज क्यों ना, मगर आता वो जमीन पर, यता देर इसका बसेरा बालों की चोटियों पर नहीं होता। तुम्हारा भी वही हिसाब है रहमान शाह। बहुत बुलंदी पर जा रहे थे, तुम भूल गए थे कि तुमसे बंदी जिंदगी की डोर इसी जमीन पर है। पुलिस हिरासत में कैद रहमान शाह के पास चंद पल इर्तिजा मलिक ठहरे थे। रहमान शाह ने नफरत भरी निगाह इन पर डाली। इर्तिजा मलिक, इतना खुश होने की जरूरत नहीं, मैं जेल जिंदगी भर के लिए नहीं। हाँ, इर्तिजा मलिक ने रहमान शाह को वहीं टोक दिया। तुमने शायद सुना नहीं, अदालत ने तुम्हें 14 साल की सजा सुनाई है। 14 साल? नहायत तंजिया हंसी इसके होंठों को छुई थी। 14 साल तो क्या, कानून मुझे 14 दिन भी जेल में रख ले तो बड़ी बात है। लोहे की हथकड़ी में बंधे हाथ पुलिस के हाथ में थे जिन्हें रहमान शाह ने बड़ी रऊनत से झटका। फिर तो मैं ये कहूँगा कि तुम ख्वाबों की दुनिया में और तुम्हारी शानदार ऊंची दीवारों से ज्यादा ख्वाब, खूबसूरत ख्वाब तुम्हें लोहे की सलाखों के पीछे आएंगे। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इसे। इर्तिजा मलिक ने रहमान शाह पर गजो गजब की एक निगाह डाली और वापस पलट कर वाकई रहमान शाह का कहा सच साबित हुआ। वो मुश्किल 10 दिन जेल की सलाखों के पीछे रहा। इसका केस हाई कोर्ट में गया, तमाम बयानात बदल दी गई, गवाहों की गवाही बदल दी गई, सबूत तक गायब कर दी गई। इतनी सफाई और महारत से ये सब हुआ और लोगों की आंखों में धूल झोंकी गई कि सब रहमान शाह का साथ देने पर कमर बस्ता थे। हर उर्दू अंग्रेजी अखबार में ये खबर छपी थी, रहमान शाह पर बेबुनियाद और झूठा इल्जाम लगाया गया। एक मौजूद शहरी को बदनाम करने की भरपूर कोशिश की गई। इनकी इज्जत और आबरू को गली और कचहरी में रुस्वा किया गया। वो बेकसूर है, इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। अदालत ने रहमान शाह को पहले की तरह इज्जत और एहतराम देकर हर जुर्म से बरी जिम्मा करार दे दिया। पासा पलट गया। क्वीन रहमान शाह की पॉकेट में थी, बाल इसके कोट में थी, जिसे वो जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता था। बलक हाउस शिकस्त खा गया, जीती हुई बाजी वो हार गए थे। रहमान शाह के घटिया ओछर गिरे हुए हथकंडों के आगे मलक हाउस की इज्जत और तौकीर आला मर्तबा हार गया। बुराई जीत गई थी और अच्छाई हार गई। मगर कब तक? अल्लाह ताला को जब किसी गुनाहगार को छूट देनी होती है वो इसका साथ देता है, इसकी रस्सी ढीली कर देता है कि जितना गुनाह करना है। मगर जब यकदम डोर खींची जाती है तो हर तौबा के दरवाजे माफ़ी के दर बंद हो चुके होते, फिर इसका कोई असर रसूख इसके रिसोर्स काम नहीं आते। गैर तो गैर अपना साया भी साथ छोड़ जाता है। ऐसे होता है यार, हमारे मुल्क में बाकी इंसाफ नहीं है आजकल जो है ना। अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आजकल जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। जिसके पास पैसा है भाई, उसको पैसे को सलाम है। जो पैसा है जिसके पास है उसी के इंसाफ है, उसी का सारा कुछ है। बाकी मजलूमा का कोई इंसाफ वाला हाल रहा ही नहीं है यहाँ पे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर अपनी रहम फरमाए। और आजकल जो सूरत हाल चल रही है, कह रहे हैं कि कंट्री मुल्क डिफ़ाल्टर होने वाला है, इस तरह की महंगाई की सूरत हाल। अल्लाह पाक बस अपना करम कर दें और इन सारे सियासतदानों को हदायत अता फरमाए कि जो अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं और अपने अपनी अपनी बाहमी चपकलश में लगे हुए हैं कि उसको छितर मार दिए, उसको छितर मार दिए, उसको गाली निकाली है, वो गंदा वो गंदा। भाई तुम सारे गंदे हो, तुम में से कोई भी नहीं अच्छा। तुम एटलीस्ट अपने ज़ाती मफादात को साइड पे रख के मुल्क के बारे में तो सोचो। मुल्क को तुमने किन हालों में पहुंचा दिया। इसके लिए तो पाकिस्तान नहीं हासिल हुआ था ना, कायदे आज़म ने इसके लिए तो नहीं कोशिशें की थी जो आजकल चल रहा है। खैर अल्लाह पाक सब पॉलिटिशियंस को हदायत दे, अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर अपना रहम फरमाए। आमीन सुम आमीन। रहमान शाह ने बहुत बड़े पैमाने पर अपनी जीत का फंक्शन सेलिब्रेट किया। आज़ादी के जश्न में शहर की नामवर शख्सियत, जानी पहचानी हस्तियों को मदऊ किया गया और शहर के पहली बार इसने शराबों की बोतलों के मुंह खोल दिए। नाच गाने का एहतमाम शानदार था। कोठे से मशहूर तवाइफों का रक्स के लिए बुलाया गया। यानी आज शराब और शबाब साथ था। और जब यकजा दोनों हो तो कौन काफिर अपने होशो हवास में रह सकता है। इस रात खुशी में ज़मीन पर खुशी का रोशनी का जो जश्न मनाया जा रहा था, इसकी चमक आसमानों को छू रही थी। तवाइफों के पैरों में बजते घुंघरूं का शोर था दूर खामोश फिजाओं में गूंजता रहा। सन्नाटों को चीरता आगे बढ़ रहा था। इस आज़ादी की महफिल में उरियानियत बेबाकी नुमाया थी। अरूज पर था इनका झूमना। औरत और मर्द का फ़र्क मिट चुका था। हया और शर्म का कोई पर्दा हायल न था। एक दूसरे की नामूस के साथ, इज्जत और आबरू के साथ सरेआम खेला जा रहा था। ढोल और घुंघरू की बजती था पर थिरकते जिस्मों ने अपनी हर अक्लो शौर को शराब के नशे में गुम कर दिया। बेहंगम कहकों के साथ नस्वानी हसीन का शोर यकजान था। आज इस पल और इस वक्त इनका ईमान इतना कमज़ोर हो गया था कि जायज़ व नाजायज़, हलाल व हराम सब फरामोश था। बहुत ऊपर से आता आसमानों पर लातादार फरिश्ते इसकी खुशियों, आज़ादी, बहरा रवि पर मातम के ना थे। इनकी बेअक्ली नादानी पर अफसोस कर रहे थे। ऐसे बेहिस मुर्दा ज़मीर लोगों पर जो मुसलमान होते हुए अपनी इक़्तिदार और अपनी तहजीब भूल बैठे थे।
और ये सब लोग फ़िरौन, नमरूद, शद्दाद जैसे गुनाहगारों के साथ हैं, जिन्होंने दुनिया में ही अपनी खूबसूरत जन्नत ना सिर्फ बनाई बल्कि ज़िंदगी भर यहीं रहने का सोचा था। जिनका इबरतनाक दर्दनाक अज़ाब देखते हुए भी सबक ना लिया जाए तो बहुत अफसोस की बात है। फिर क्यों ना ऐसे लोगों के लिए जहन्नुम के दरवाजे वाक़ किए जाएँ जो अपना असल भूलकर खुदाई दावे पर उतर आते हैं। बेशक ऐसे ही है, जहन्नम इन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे तो बेइंसाफ़ी चल जाएगी, आगे जाके तो बेटा हर एक चीज़, हर एक करतूत दे चित्र खाने पैने हैं। सैयद इजलाल मलिक ने तो जैसे खुद को अपने कमरे में कैद कर लिया। आलिया मलिक के मरने के बाद इनकी हर रूटीन ख़त्म हो गई थी। माना कि इन्होंने अपनी लाडली चाहिए थी बेटी अपने अजीज़ टुकड़े को, जिगर के टुकड़े, आंखों की ठंडक से हर रिश्ता ख़त्म कर दिया, मगर इसके जाने के बाद दिल में जो खला आ गया था वो कोई पूरा नहीं कर सकता था। वो जगह वैसे ही वीरानो उजाड़ थी जहाँ किसी का भी गुजर नहीं था। अपनी अना, अपने असूल इन्हें अपनी बेटी से भी अजीज़ हो गए, मगर ये कैसी अना, कैसा असूल है जिसे आलिया मलिक की मोहब्बत ने हरा दिया था। वो इसकी जुदाई में पल पल घुलते जा रहे थे और ये सब वक्ती जुदाई पर था, मगर अब जो जुदाई मिली वो अब की जुदाई थी। आलिया मलिक कभी ना मिलने के लिए इनसे बहुत दूर जा चुकी थी, इतनी दूर जहाँ से वापसी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी थी। आलिया मलिक के आखिरी लफ्ज़ों पर वो आज भी तड़पते गिली लकड़ी की तरह सुलगते रहते, पल पल अजियत करब से गुजरते। अजियत और करब, तकलीफ की जो कैफियत वो बर्दाश्त कर रहे थे, ज़बत की हदों को जो वो सह रहे थे, वो इन्हें अंदर ही अंदर तोड़े दे रहा था। वापस आ जाओ मेरी बेटी, वापस आ जाओ और अपने इस बूढ़े कमज़ोर बाप को माफ़ कर दो, जिसे तुम्हारी खुशियों तमन्नाओं से ज़्यादा अपने नाकर्दा असूल बेजा अना अजीज़ थी। बस ये था उनके सब्र का पैमाना। इनकी आखिरी हदूद वो आलिया मलिक की याद में बच्चों की तरह बिलक बिलक कर होती है। सैयद इजलाल मलिक जो नहायत मजबूत ताकतवर थे, हर गम और तकलीफ के आगे डट कर खड़े होने वाले, हिम्मत और जुर्रत से हर परेशानी मुसीबत का सामना करना, इनका दीदा दलील से मुकाबला करने वाले, आज आलिया मलिक के आगे इसकी अपनी जुदाई पर टूट गए। रेज़ा रेज़ा करचियों में बदल गया इनका लागर वजूद, ज़ईफ़ आंखों से जैसे अंदर भरा आबशार फूट पड़ा था। वो गम जो कभी किसी के सामने न ला सके थे, आज वो अपने कमरे में तड़प उठे थे, रो दिए थे। और इस वक्त इनके कमरे की मजबूत ऊंची दीवारों ने इनका बैन सुना था, इनका मातम देखा था जो आलिया मलिक के लिए था। बाबा जानी, मुस्तफ़ा मलिक अचानक इनके कमरे में और सैयद जलाल मलिक को इस हालत में देखकर तड़प उठे थे। इनकी बिखरती हालत पर इनका अपना पूरा वजूद कटकर रह गया, दिल जख्म जख्म होकर रह गया। लम्हों से पेशतन में मुस्तफ़ा मलिक ने निढाल से सैयद जलाल मलिक को थामा। मुस्तफ़ा, आज हम टूट गए, हार गए। आलिया ने हमें हरा दिया। वो जानती थी कि हम इसे कितना चाहते हैं, मगर फिर भी हमें बिना देखे हमसे मिले वो चलेगी। क्यों क्यों किया आलिया ने ऐसा? क्यों इस दिन के बाद दोबारा हमारे पास नहीं आई? हम नाराज़ थे, मगर इतने भी नहीं। वो आती दोबारा अपने बाबा जानी के पास तो हम हर बार की तरह इसकी इस गलती पर पर्दा डाल देते, इसके बदले की डांट तुम लोगों को देते। वो क्यों नहीं आई? वो रो रहे थे, आलिया मलिक की जुदाई में बिलक रहे थे। मुस्तफ़ा मलिक ने आज पहली बार सैयद जलाल मलिक के इस तरह रोते देखा था, जिन्होंने कदम कदम पर हर जंग जीती थी, चौड़ा सीना फ़ख्र से ऊंचा करके चलते रहे थे, आज बेटी की मोहब्बत की जंग हार गए थे। वो शान ढले से थे, सर झुका हुआ था, जो कभी सिवाय अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे न झुका था। मुस्तफ़ा मलिक के शाने पर ज़ईफ़ सर धरे, इनके बहते बेतहाशा कर्म से मुस्तफ़ा मलिक के गिरबान भिगो रहे थे। मुस्तफ़ा मलिक अपनी कैफियत को बमुश्किल रोके अपने अजीज़ जान बाबा जानी की झुके सर को सहला रहे थे। वो इस वक्त बिल्कुल छोटे से मासूम बच्चे बने हुए थे, जो अपना कोई कीमती खिलौना खो जाने पर बड़ी आजिज़ और नहायत ज़िद से मांग रहे थे। मुस्तफ़ा मलिक की आंखें इनकी बिखरती डूबती हालत ज़ार पर खामोशी से बरस रही थी, बेआवाज़ आंसू इनका अफसरदा चेहरा भिगो रहे थे। सारा जो इस सारा मंजर दरवाजे पर खड़ी देख और सुन रही थी, खुद को रोक नहीं पाई। आलिया मलिक इनकी छोटी बहन, जिसके इन्होंने ही नाज़ बर्दारियाँ उठाई। माँ जी के इंतकाल के बाद इन्होंने इसे माँ की तरह पाला। बहुत चाहती थी वो आलिया मलिक को, मगर जब वो वाक़या आलिया मलिक के साथ गुजरा, इनकी ज़िंदगी में जो नई राह रोनमा हुई, इस वक्त वो कनाडा में थी, जहाँ इनके शौहर गज़नफ़र हसन हॉस्पिटलाइज थे। वरना वो ज़रूर अपनी शहीदी बहन के लिए कोई स्टेप उठाती, अपने बाबा जानी के सामने इनके असूलों के आगे डट जाती और हर हाल में आलिया को इस मलिक हाउस में वापस लाती। मगर कुदरत का निज़ाम भी अपना कातिब तकदीर क्या फ़ैसला किए बैठी है, वो बेखबरी थी। शौहर के इंतकाल के बाद बहन की जुदाई, एक दुख के बाद दूसरे अचानक मिलने वाले दुख पर वो शौक रह गई। सायरा भागती हुई सैयद जलाल मलिक के कमज़ोर और लागू शाने से लगी। बाबा जानी, आप इस तरह मत रोइए, वरना मेरा दिल फट जाएगा, मैं भी मर जाऊंगी आपको इस तरह। मुस्तफ़ा मलिक ने फ़ौरन तड़प कर इनके हिलते लबों पर अपनी हथेली रखी। ये क्या बेवकूफ़ी वाली बातें कर रही हो सायरा? एक बहन की जुदाई के ज़ख्म अभी तक भरे नहीं, और तुम? आली को अगर हमने बेइंतहा चाहा तो अजीज़ तुम्हें भी इतना ही रखा है। इसी पल इसी लम्हे मुस्तफ़ा मलिक की मजबूत ग्रिप से सैयद जलाल मलिक रेशम की थान की तरह फिसलते चले गए। बाबा जानी, दोनों की भैया फख्ती चीख उभरी। मुस्तफ़ा मलिक ने अपने बाजू में अपने बूढ़े बाप को भरा और जल्दी से बाहर निकले। इर्तज़ा मलिक जो रहमान शाह की गिरफ्तारी के दूसरे दिन अंदर चले गए थे, इनको इसकी खबर दे दी गई। वो अपनी हर मीटिंग कैंसिल करते, डेलीगेशन पोस्टपोन करते, पाकिस्तान पहली फ़्लाइट से पहुंचे। दुखों ने गमों ने तो जैसे मलिक हाउस का रास्ता देख लिया। सायरा के बाद आलिया मलिक का गम, ये ज़ख्म अभी भरा नहीं था कि एक और तकलीफ तो हकीकत मुँह फाड़े खड़ी थी, जिससे मुँह मोड़ना किसी के बस में न था।
सैयद अजलाल मलिक का इंतकाल हो गया। इनके जिस्म ने इनकी तड़पती बेकरार रूह ने आलिया मलिक की अब्दी जुदाई बर्दाश्त न की थी। वो भी वहीं चले गए जहाँ से कभी कोई नहीं आ सकता, अपनी आली के पास चले गए थे। मलिक हाउस तो आहों सिस्कियों का मस्कन बन गया। इंसान ऐसा महसूस होता जैसे इस घर में रहने वाले लोगों से मानूस इस महल जैसे शानदार बंगले की ऊंची ऊंची मजबूत दीवारें भी तड़प कर रो पड़ी हैं। हर कोई उदास था, अफसुर्दा था, दुख में इतना बड़ा मिला था जिसका जख्म शायद सालों में भी ना भरे। प्रेस वालों ने काफ़ी अरसे तक सैयद जलाल मलिक के बारे में लिखा। किसी ने इनकी फीवर में न्यूज़ छापी तो किसी ने अपनी फेवर में न्यूज़ छापी तो किसी ने अपनी भड़ास निकालने के लिए इनके खिलाफ जहर उगला था। और यही वो लोग थे जो बिजनेस की दुनिया में इनके हरीफ रहे थे, वरना सैयद जलाल मलिक की ईमानदारी, दयानतदारी, इनके खरे सच्चे असूलों के एक आलम एक जहां में चर्चे थे। सब जानते थे कि सैयद जलाल मलिक ने कभी किसी को बेजा तकलीफ, मामूली सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। वो अपनी बात के नहायत सच्चे और पक्के थे, किसी से वादा करने तो हर सूरत पूरा करते। अल्लाह के फजल करम से कितने यतीमों, मस्कीन, बेसहारा और मजलूमों के इदारे इनके मरहून मिन्नत है इनके नाम से मंसूब थे। ये सब कहते गुजरते वक्तों की करब भरी परछाइयाँ मुस्तफ़ा मलिक के चेहरे के नकूश पर वासियाँ थीं। आंखों से बहुत से मोती टूटकर रुखसार से फिसलते इन मजबूत हथेलियों पर बिखरते चले गए थे, जिन्हें बहराम मलिक ने बगौर देखा। बहराम मलिक का गदाज दिल इनकी कैफियत पर भर आया था। कितने ही पल दोनों ने बीच खामोशी ने कब्जा जमाए रखा। मुस्तफ़ा मलिक ने आंखों के भीगे गोशों को नरमी से साफ किया। अफसुर्दा गमज़दा बहराम मलिक को देखा। बेटा, आपको ये सब बताने का मकसद है कि रहमान शाह से हर गिरी हुई चाल की तोक़ा रखी जा सकती है। वो बहुत चालाक और शातिर इंसान है। अपने मफाद के लिए वो शायद शिरक जैसा गुनाह भी कर सकता है। मगर चाचू, एक बात समझ में नहीं आती, इतना सब कुछ हो गया, इसके बावजूद मेहरीन खाला का इस घर मलिक हाउस में कैसे आना जाना हुआ? और 4 साल से मेरा रिश्ता माया से कराने की जिद, इसका भी जवाब है। मेहरीन चूँकि साजिदा भाभी की छोटी बहन है, अपनी झूठी दलीलें देकर खुद को रहमान शाह के कारनामों, इसके नापाक इरादों से बरी जिम्मा कर लिया। भाभी बेगम भला कहाँ इनकी चालाकियों को समझ सकती थी? और मेहरीन रहमान की बातों में आ गई। मगर आपके निकाह के बाद इनकी पाकदामनी का पर्दा भी फाश हो गया। अच्छा किया चाचू जो आपने आज मुझे सारी हकीकत बता दी। अब देखिएगा, इस जाल में जिसने मुझे फंसाया, इन सबको ना जकड़ा तो सैयद बहराम मलिक नाम नहीं। वो अपने नापाक इरादों में एक बार कामयाब हो सकते हैं, दोबारा नहीं, मगर बार बार नहीं। 2 बार मगर बार बार नहीं। वो जो खुद को उलझनों में जकड़ा महसूस कर रहा था, अब कुछ रिलैक्स फील कर रहा था। बैठे बातें करते माजी की यादों के झरोकों को खोजने में बहुत सा वक्त बीत गया। यहाँ के मौज़न की आवाज़, अल्लाह अकबर आवाज़ ता दूर गूंजी थी। चलिए पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर आप आराम से झटक कर रिलैक्स हो जाए। और ख़बरदार जब कोई ऐसी वैसी सोची भी तो। प्यार भरी डांट से वो बहुत महसूस हुआ। दोनों एक साथ उठ खड़े हुए थे। रुख बाहर मस्जिद की तरफ था। अस्सलाम वालेकुम सायरा पुप्पो। मिलाकर दिल की बात मानकर वो यहीं चला। इस दुश्मन जान को देखे बिना चैन भी तो नहीं था दिल जिसका असीर था। वालेकुम अस्सलाम शहराम बेटा, आओ बैठो। वो अखबार का मुताला कर रही थी। इसे देखकर चेहरा खिल उठा। अखबार साइड पर रख दिया। सायरा के शौहर गजनफर हसन का इंतकाल हुआ तो दोनों भाई और बाबा जानी से अपने बच्चों समेत यहीं ले आए थे। सायरा की ख्वाहिश पर इनका पोर्शन बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया था। वजह वहाँ मेहमानों का आना जाना लगा रहता और खुद पर किसी की हमदर्दाना निगाहें इन्हें पसंद नहीं थी। वो एजुकेटेड थी, खुद कमा सकती थी और फिर गजनफर हसन जितनी जायदाद दौलत छोड़ के थे, सायरा ने वो सब बैंक में अपने बच्चों के नाम पर रखवा दिया। अपने पोर्शन के आखिरी हिस्से में कोचिंग सेंटर खोल लिया जहाँ हाई लेवल के स्टूडेंट्स ट्यूशन पढ़ने आते थे। सायरा पप्पा ये सबा नज़र नहीं आ रही, मन की बात ज़ुबान पर आ ही गई। आजकल सबा के प्रैक्टिकल हो रहे हैं तो वो इन्हीं की तैयारी में लगी हुई है। नरम लब लहजे में मुस्कुरा कर बोली थी। इतने में फ़ोन की तेज़ बेल ने इन्हें अपनी तरफ मतवजा किया। सायरा पप्पा, मैं सबा के कमरे में हूँ, आप चाहे वहीं भिजवा दीजिएगा। वो उठ खड़ा हुआ सबा के बेडरूम के दरवाजे की दहलीज पर खड़ा बगौरी से ही देख रहा था। काउच पर बैठी जर्नल और कुछ पेपर्स वगैरह फैलाई, इनमें पूरी तरह मुनहमिक थी। रेड एंड फिरोजी फैंसी कॉटन की शलवार कमीज में इसका रंग खिल उठा था। छोटे छोटे शोल्डर कट बालों की पोनी बनाए वो बहुत सुंदर लग रही थी, जिनमें से चंद शरीर लटें इसके फूले फूले सुर्ख रुखसारों को चूम रही थी। वो पढ़ाई में इतनी मगन थी कि रुखे मख्ताब से बाल समेटने की भी फुर्सत नहीं थी। शहराम मलिक दिलचस्पी से मुस्कुरा दिया, इसे मतवजा करने को हल्के से खंखारा। सबा चौंक कर रह कंची आंखों को उठाया तो बिल्कुल सामने शहराम मलिक को मुस्कुराता पाया। ओ तो आप हैं, और सुनाइए कैसे तशरीफ़ आवी हुई जनाब की? थोड़ी पर हथेली की मुट्ठी बनाकर टकाए उसे देखने लगी, जो उसके पास चेयर रखकर इसके सामने बैठ चुका था। आप जनाब को तो फुर्सत नहीं कि हम गरीबों को याद कर ले, सोचा हम ही त्यारे यार के दर्शन कर आए। उफ फल्ला, एक तो आप इतनी गाड़ी उर्दू में, एक तो मैं आपकी गाड़ी उर्दू से बड़ी आजिज़ हूँ। इसके उलझने पर वो ज़ोर से हंसती है। इसी गाड़ी उर्दू में आपके मतलब की बातें, इन पर भी गौर खोज कर लिया कीजिए। ना बाबा ना, मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है। वो दोबारा से अपने रजिस्टर पर झुक गई थी। सबा की इस हरकत पर इसका अपना सर पीट लेने को दिल चाहा। शहराम मलिक जिसकी पुरकशिश पर्सनालिटी पर लड़कियां मरती हैं, आहें भरती है, मगर इसका दिल जिस हुस्न की देवी पर हारा बेवकूफ़ नज़र भरकर भी नहीं देखती। अभी मजीद इसे कुछ बोलने का इरादा किया था कि सायरा फुप्पो ट्रॉली समेत अंदर एंटर हुई। और सुनाइए शहराम, कैसा चल रहा है आपका ऑफिस?
चाय का नफीस कप, इसकी सिमत बढ़ाया, साथ समोसे की प्लेट भी जिसमें से एक इसने एक उठा लिया। वो जानती थी बहराम मलिक जितना संजीदा और सोबर तबीयत का था, शहराम मलिक में इतनी शरारत कूट कूट कर भरी थी। खलंडर मजाज रखता था वो, घर में हर किसी से बेतकल्लुफ होकर बोलता, सवाए इर्तज़ा मलिक के, जिनके सामने इसकी तमाम शोखी हरन हो जाती। न सारे कसबल निकल काट दे भी फिर इर्तज़ा मलिक ही है। गौ कि वो बहुत कम पाकिस्तान में रहते, मगर घर जब भी होते वो तमीज़ और अदब के दायरे को नहीं फलांगता था। होना चाहिए ऐसा बंदा जो इदा दे बंदे को कंट्रोल कर सके। जी सायरा पप्पा फर्स्ट क्लास, बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। मेरी सारी दुआएं आप सब बच्चों के साथ हैं। अब बैठे बैठाए बहराम पर कैसी मुसीबत आ गई, वो अफसुर्दा गमगीन सी होगी। अरे सायरा पप्पा, बहराम भाई के लिए आप सब इतना फिक्रमंद ना हो, क्योंकि वो मुश्किल में लम्हा भर फंसते हैं और लोगों को एड़ियाँ रगड़वा देते हैं। याद है ना, मेहरीन खाला माया के लिए 4 साल से पीछे पड़ी थी और बहराम भाई ने आखिरकार नैन का नाम लेकर किस्सा ही ख़त्म कर दिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मगर फिर भी बात सिर्फ बहराम की नहीं, भाई साहब और मुस्तफ़ा भाई की भी है, क्योंकि तमाम प्रॉपर्टी के मेन कैरेक्टर्स यही भाई हैं। सिर्फ एक गलत सी दस्तखत ने मलिक हाउस मलिक स्टेट की बुनियादें खोखली करने की कोशिश की है। हमें अल्लाह पर भरोसा, जब तक वो नहीं चाहेगा कभी वो भी कोई काम नहीं बिगड़ सकता। इसने चाय का कप और बकिया समोसा वापस टेबल पर रखा, अपनी चहेती इकलौती सायरा पप्पो के पास आ बैठा। वो जानता था सबको कितना चाहती थी और किसी को परेशानी में देखकर खुद भी परेशान हो जाती थी। इतनी मजबूत मोहब्बत की जंजीर बनी थी एक दूसरे से की खुशी सबकी हंसी का गम सबकी तकलीफ होता। शहराम मलिक ने इनके गिर्द अपना बाजू हमाइल किया। सायरा धीमे से मुस्कुरा दी। सबज अपना काम छोड़कर बड़े गौर से इस वजीश इंसान को देखने में मगन थी। महव थी इसकी जादूगरी, इसकी बातों में। जब भी शहराम मलिक को शरारत सूझी, मुस्कुरा कर एक आंख शोखी से दबा दी। लड़का आंख मारे। सब अब बिदक कर रह गई, उसे घूरती हुई अपने रजिस्टर पर झुक गई। शहराम मेरे गाना याद आ गया, चलो थोड़ा सा गा लेते हैं। दिल धड़काए सीटी बजाए बीच सड़क पे है ना, भूल गए लिरिक्स। ओ लड़की आंख मारे ओ लड़की आंख मारे, लेकिन लड़की ने नहीं मारी, लड़के ने मारी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। शेराम देखें, चीटिंग बिल्कुल मत करें, वरना आज आप अपने इस खूबसूरत सजे सवरे हेयर स्टाइल से हाथ धो बैठेंगे। आज संडे था, वो कैरम की बाजी लगाकर बैठे थे। नैना सिर्फ इन्हें खेलता देख रही थी। वो ये भी देख रही थी कि शहराम मलिक किस कदर बेईमानी कर रहा था, मगर मान नहीं रहा था। बहराम मलिक भी आधा घंटा पहले इस्लामाबाद से वापस आ चुका था और अपने बेडरूम में फ्रेश होने चल दिया। नैन, शहराम को समझा लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो फिर से चीखी, तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता बंदरिया। शहराम मलिक को इसे चिढ़ाने सताने में, जिच करने में हमेशा से बहुत मजा आता था। पूरे हाल में इसकी चीखों और शहराम मलिक के कहकों की भरपूर गूंज थी। अब तो खैर नहीं आपकी। दोनों हाथों में शहराम मलिक की गर्दन दबोचे हुए उसका हुलिया बिगाड़ने पर तुली थी। अब बस भी करो सबा। नैना जिनकी हरकतों पर दिल खोलकर हंस रही थी, मुश्किल हंसी जब्त करके सबा को घिर कर था। हेलो मलिक हाउस, कैसे हैं आप सब लोग? इस आवाज़ पर तीनों हिस्से में देखने लगे, जहां अपने बेहुदा लिबास में माया खड़ी दिलकशी से मुस्कुरा रही थी। शहराम मलिक ने जल्दी से सबा के हाथों अपनी शर्ट छुड़वाई और इस पर माया पर एक निगाह डालकर दोबारा देखना गवारा नहीं किया। अरे आप लोग इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे? मैं भी अब इसी घर का फर्द हूँ, मिसेस बहराम मलिक। कल आप लोग पार्टी में भी नहीं आए, सच मुझे बड़ा अफसोस हुआ। एनीवेज ऐसी तो और पार्टीज होती रहेंगी। एंड बाय द वे, खाला जानी बहराम का है? किचन के दरवाजे पर खड़ी साजिदा, जो माया की आवाज़ पर ही बाहर आई थी, माया पर एक इन पर एक सरसरी निगाह डालने के बाद नैना को बगौर तकने लगी, जिसके चेहरे पर किसी भी किस्म का कोई तासुर नहीं था। वही वकार, वही नरमी, वही ताजगी थी, वही बला की संजीदगी थी जो इसकी शख्सियत का खासा रहती थी। और माया को इन्हीं बातों से सख्त नफरत थी। वो अपने चेहरे का हर रंग, हर मौसम अपने अंदर छुपाने का फ़न बखूबी जानती थी। वैसे सौकन सहेली, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। कोई नहीं आया था तो आप ही आ जाती, कम अज़ कम आप ही से मैं अपने फ्रेंड्स को मिलवा देती। बड़ी आरज़ू इन्हें आपको देखने की, आपसे मिलने की। गर्दन जिस कदर अकड़ी हुई थी, लबो लहजे में जिस कदर तनफ्फर घमंड बोल रहा था, किसी से भी छुपा नहीं था। नैना के साथ माया का ये अंदाज सबको बहुत बुरा लगा। शहराम मलिक चुप न रह सका। तुम्हारी बेहुदा फ्रेंड्स नैन से ना ही मिले तो अच्छा, वरना इनकी नज़र हमारी नैन को लग गई तो वो खुद से भी निगाह में लाने के काबिल नहीं रहेंगी। आफ्टर ऑल नैन की नेचुरल ब्यूटी के आगे तो वो पानी भरती हुई लगेंगी। हमारी नैन? माया बहुत ज़ोर से हंसी। ओ गॉड शहराम, तुम्हें इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। जितने ज़बत से वो बोली वही जानती थी, वरना शहराम मलिक के लफ्ज़ नेचुरल ब्यूटी ने इसके अंदर आग लगा दी थी। बहराम अपने बेडरूम में है। इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, साजिदा का इशारा पाकर बुरी तरह नैना को घूरती ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जाने खुद को क्या समझती है? अल्लाह ने अगर हुस्न दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि नुमाइश करती फिरे। सबा के लबों से ये बात बिल्कुल बेख्तियार निकली। शहराम मलिक ने इसे शदीद निगाहों से देखा, जिस पर वो अपने लब दांतों तले दबाने लगी थी कि क्या बात किसके सामने निकल गई। फिर वो दोनों तो कैरम बोर्ड पर छुप गया, जबकि नैना के दिलो दिमाग में अब भी माया की कातिल अदाओं के जलवे और बेदा करने वाली बातों, अपना सीर करने वाली की गुत्थियों में उलझे हुए थे, जिनसे छुटकारा पाना नामुमकिन लग रहा था। हाय बहराम मलिक, कैसे हो? वो नहाकर निकला तो माया को अपने वसी और अरीस आयरन पैड पर नींद दराज पाया। बहराम मलिक ने फौरन से पेश पर अपने कसरती बरहना बदन को शर्ट से छुपाया था। ये क्या बेहूदगी है? एक तो बगैर इसकी इजाज़त इसके बेडरूम में आना, ऊपर से इसका लिबास काफ़ी हद तक शर्मनाक था। शोल्डर से कलाइयों तक उरियाँ था। इसका जिस्म टाइट ब्लैक जर्सी में फिट ब्लैक ट्राउज़र, इस पर इसकी गोरी गर्दन पर ग्लेटर से बना बिच्छू।
बहराम मलिक को सख्त जहर लगा इसका हुलिया। ओ बहराम मलिक, ये फैशन है, तुम भी ना बूढ़े होते जा रहे हो डार्लिंग। और फिर ये हमारी क्लास है, मैं किसी गरीब गुरबा थर्ड क्लास से ताल्लुक़ नहीं रखती। मैं किसी गरीब गुरबा थर्ड क्लास से ताल्लुक़ नहीं रखती जो खुद को चादरों में पैक कर लूँ। मैं हाई सोसाइटी में मूव करती हूँ, एक अदा से उठती हुई, इसकी कसरती कमर में हाथ डाल कर खड़ी हुई। बहराम मलिक ने एक झटके से दूर किया। इससे लड़कियों की तरफ देखने से एतराज़ था। ऐसी लड़कियों के ना के इतने नज़दीबा अंदाज में मिलने इसे कब गवारा था। मुझसे दूर रहकर बात किया करो, ऐसा ना हो मैं तुम्हें कुछ कह बैठूं। इसकी गर्ल्स एलर्जी से वो अच्छी तरह वाकिफ थी और यही गरूर या तकब्बुर तो इसका तोड़ना चाहती थी। इसलिए इसका खुद से झटके से दूर करने को बुरा माने बगैर वो फिर इसके पास आई। तुम नाराज़ क्यों हो रहे हो? आखिर बीवी हूँ तुम्हारी, क्या वो मेरी सौकन नहीं मिलती होगी तुमसे इस तरह? अब के इसने बड़ी बेबाकी से अपने उंगलियां बाजू इसकी गर्दन में डाल दिए, जिन्हें बड़ी दृष्टि से बहराम मलिक ने फिर से झटका था और इसकी ढटाई को घूर कर रह गया। माइंड योर लैंग्वेज मायर रहमान, वो तुम जैसी नहीं है। वो मुस्कुराती हुई पलटी थी और बहराम मलिक इस पर गुस्से की एक निगाह डाले कदर अब आने के सामने खड़ा बाल संवारने लगा। हैरत है, एक घर में चंद कदम के फासले पर बेडरूम्स होते हुए भी तुम दोनों नहीं मिलते। चलो तुम कहते हो तो मान लेती हूँ, वरना यकीन नहीं आता मुझे। एंड वो पलट कर एक कातिल अदा से चलती हुई इस तक आई। मैं माया बहराम मलिक हो चुकी हूँ, सो तुम मुझे माया रहमान कहना छोड़ दो। एनीवेज, इस हकीकत को कबूल करने में कुछ वक्त लग ही जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल सब लोग पार्टी में तुम्हारा इंतजार करते रहे, लेकिन तुम बड़े बेमरब्बत तो आए नहीं। खैर कोई बात नहीं, आधी खबर प्रेस वालों और मीडिया तक पहुंच चुकी है। बाकी की रिपोर्ट्स के लिए कल तुम्हारे ऑफिस में जर्नलिस्ट को मदऊ किया, मैंने कॉन्फ्रेंस बिठाई है। अच्छा, दोनों एक साथ ही। इसकी पूरी बात होने से पहले बहराम मलिक ने परफ्यूम की शीशी जोर से फेंकी और सूरज से इसकी जानिब घूमा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मीटिंग और कॉन्फ्रेंस अगर इतना ही शौक है तो अपने बाप के ऑफिस में रखो। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है इन फजूलियात के लिए, समझी तुम? बहुत गलत बात है बहराम मलिक, तुम बार बार ये बात भूल जाते हो कि तुम्हारे बिजनेस में अब मैं भी बराबर की हिस्सेदार हो चुकी हूँ। सो इस हिसाब से अगर मैं कोई मीटिंग रखती हूँ तो तुम्हें कोई इतराज़ नहीं करना चाहिए। इसकी बात पर बड़े ज़बत से अपने हाथों की मुट्ठियों को भेजा और दांतों से दांत सख्ती से जमाए। जिस खेल को वो यकीनन आसान समझ रहा था वो इतना आसान ना था। खैर छोड़ो, कल की कल देखेंगे, अभी तो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। क्लब चलते हैं, तुम्हें अपने कुछ फ्रेंड से मिलवाना है। बहुत शौक है इन्हें तुम जैसे मगरूर शख्स से मिलने का, बात करने का। चलो ना, डिनर पर एक साथ करेंगे, हो सका तो रात भी। स्टॉप इट माय रहमान एंड गेट लॉस्ट। वो बहुत ज़ोर से धड़ा। कब तक वो अपने हौसले का बर्दाश्त का इम्तिहान लेता, मगर वो भी अपने नाम के एक ढीठ और न थी ढीठों की तरह हंसती हुई करीब चली है। प्लीज़, अब मैं माया रहमान नहीं, बाया बहराम मलिक हो चुकी हूँ। इसने मध्यम सरगोशी की, जिस पर इसने अपनी काही मेहंदी शीशों में गुस्से के सुरख टोरे पर इसको बुरी तरह घूरा। माया 2 कदम पीछे हटी। अभी तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन कल डांसिंग क्लब में तुम्हारा मेरे साथ होना बहुत ज़रूरी है। कई फोटोग्राफर्स तुम्हारी मेरे साथ अकेले तस्वीरें बनाना चाहते हैं, सो प्लीज़ कल तक के लिए खुद को फ्रीज़र में रख लो ताकि ठंडे रहो। बाय। हाथ हिलाती वो चली गई, जबकि वो अपने तनिया साहब के लिए मुंह फेर गया। ब्लडी फूल डैम्ड। गुस्से में हथेली का मुक्का बनाकर दूसरी हथेली पर दे मारा और कई लम्हों तक खुद को रिलैक्स करता रहा। माया को जाते हुए नीचे सबने देखा, चेहरे पर जो गुस्से की सुर्खी बसारी थी। सबने यही जाना कि मुलाकात की नवैयत क्या रही होगी। कुछ ही देर बाद फ्रेश सा बहराम मलिक सीढ़ियों से नीचे उतरता दिखाई दिया। वो नैना की सोचती निगाह पड़ चुका था, इसलिए बड़े आराम से इसके करीब आ बैठा। सबके दरमियान बहराम मलिक की ये बेबाकी से बड़ी खुली, इसलिए झैंप में डालने को सब और शहराम मलिक के पास आ बैठी। बहराम मलिक इसके झैंपने पर दिलकशी से मुस्कुरा दिया और इसके सामने आ बैठा। कैरम की बाजी फिर से स्टार्ट कर ली थी। अस्सलाम वालेकुम इर्तज़ा मलिक। इस आवाज़ पर फाइल मुनहमिक इर्तज़ा मलिक ने चौंक कर निगाह उठाई और सामने रहमान शाह को देख खड़ा पाया तो घूरे बिना न रह सके। बैठने को नहीं कहेंगे? चलें कोई बात नहीं, हम खुद ही तशरीफ़ रख लेते हैं। रहमान शाह मुस्कुराते हुए बिल्कुल सामने की चेयर पर विराजमान हुआ था। और सुनाइए, क्या हाल चाल है? मेरे ऑफिस में तुम्हें अंदर आने किसने दिया? गुस्सा तो हर अजू हर लफ्ज़ से जैसे छलक रहा था। बड़े भोले आप इर्तज़ा मलिक भाई, आपका समझी हूँ, कोई कौन रोक सकता है मुझे? अपने कहे लफ्ज़ों पर वो ज़ोर से हंसी। यहाँ आने का मकसद? इर्तज़ा मलिक किसी भी फजूलियात को बीच में लाए मतलब की बात पर है। हाँ, मकसद तो बहुत है, लेकिन फ़िलहाल तो हम शिकवा करने आए हैं आपसे। शिकवा? अरे इर्तज़ा मलिक, आप लोगों को मेरी बेटी यानी आपकी बहू माया इतने प्यार से दावत देने आई और मलिक हाउस को एक भी फ़र्द ने शिरकत नहीं की। हालांकि मेहमान ख़ुसूसी थे आप सब लोग। रहमान शाह, अगर तुम समझते हो कि 18 साल पहले जो चाल तुमने चली थी मेरी मासूम बहन के साथ, आलिया मलिक को जिस चालाकी से ट्रैप करके कामयाबी हासिल की, और अब बहराम मलिक को ट्रैप करने में कामयाब हो जाओगे, तो ये तुम्हारी खुशफहमी है। इसे अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, क्योंकि बहराम मलिक मेरा बेटा है, नहायत ज़हीन। रहमान शाह ने इतनी ज़ोर का जानदार कहकस फिजाओं के सुपुर्द किया जैसे इर्तज़ा मलिक ने कोई मज़ाहिया लतीफ़ा सुना। ज़हीन? वेरी नाइस, वो वाकई बहुत ज़हीन है। जब भी तो माया से निकाह कर बैठे और अपनी कुल मलकियत में माया को हिस्सादार बना चुके हैं, अपना शरीक सफ़र बना चुके हैं। और शायद तुम भी ये बात अच्छी तरह जानते हो कि जो लोग अपने साथ किसी को शरीक करते हैं वो निकालने का फ़न भी जानते हैं। वाकई बहराम मलिक, अगर माया को अपनी शराकत से निकालेंगे तो याद रखिए, जिस ऑफिस में आप इस वक्त शानदार अंदाज में मौजूद हैं वो ये भी माया के हिस्से में आता है। अब और मैं क्या कहूँ, आप नहायत ही नादान है। और इर्तज़ा मलिक यहाँ लाजवाब होकर रहेगी। यही तो सबसे बड़ी कमज़ोरी थी, मगर अपने बाप दादा और बेटे की मेहनत की कमाई वो इतनी आसानी से हराम हाथों में नहीं जाने देंगे।
खैर छोड़िए, अभी तो हम मिले हैं, अभी से क्या बिछड़ने की बातें करें, अभी तो बहुत कुछ करना है हमें और आपको मिलकर। रहमान मलिक शाह अपने ब्लैक कोट की बटन बंद करता हुआ खड़ा हो गया। खास निगाह इर्तिज़ा मलिक के सर्दुसपाट चेहरे पर डाली। ओके इर्तिज़ा मलिक, मिस्टर इर्तिज़ा मलिक, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। वो मकरूम मुस्कुराहट लबों पर से जाए बाहर निकलता चला गया। इर्तिज़ा मलिक इसकी पुश्त को घूर कर रह गए। पिछो पिछो फ्लाइंग चप्पल भी मारता है इर्तिज़ा मलिक एक। ये सब क्या है? वो बहुत गुस्से से माया को घूरा था। डार्लिंग तुम बड़ी भुलक्कड़ हो, तुमसे कहा था ना मैंने कि अखबारी रिपोर्टर्स और मैगजीन के जर्नलिस्ट हमारी एक साथ चंद तस्वीरें लेना चाहते हैं। इटलाती हुई बहराम मलिक के मजबूत कसरती बाजू से लगी बहराम मलिक ने बुरी तरह धुतकारा था इसे। मुझे इस किस्म की बेहुदा मीटिंग नहीं पसंद माया रहमान, मेरा ऑफिस 5 मिनट में खाली हो जाना चाहिए, वरना मैं खुद तुम्हें और तुम्हारे 2 टके के जर्नलिस्ट को धक्के देकर निकालूंगा। लफज लफज चबाकर कहता वो नहायत वो जहर उगल रहा था। इस पर माया मुस्कुराती फिर इसके करीब आ ठहरी बगैर इसके गुस्से की परवाह किए। प्लीज़ डार्लिंग ले लें तो ना इन लोगों को इंटरव्यू, आफ्टर ऑल तुम्हारी पर्सनैलिटी में इजाफा ही होगा मुझे अपने साथ खड़ा करके। नहायत बेबाकी से इसने बहराम मलिक की खड़ी मगरूर नाक छुई। बहराम मलिक के इसकी बेहुदा बेबाकी पर पतंगे लग गई। इसका उरिया नाजुक बाजू सख्ती से जकड़े घसीटता हुआ कमरे से बाहर लिया, मगर यहाँ का तो मंजर ही कुछ और था। तमाम रिपोर्टर्स इन्हें एक साथ देखकर आगे बढ़े थे। मिस्टर बहराम मलिक, क्या ये सच है आपने माया रहमान को अपना शरीके ज़िंदगी बना लिया, अपने करोड़ों की प्रॉपर्टी का हिस्सादार बना लिया, टूटी हुई दोस्ती को एक बार फिर से जोड़ दिया? हर जर्नलिस्ट अपना अपना सवाल कर रहा था जिस पर इसका दिमाग पूरी तरह से खोल उठा। देखिए इस वक्त मैं किसी भी सवाल का जवाब देना नहीं चाहता, आप लोग सब्र करें थोड़ा सा। मेरा वादा तमाम सच्चाई मैं खुद आप लोगों के सामने पेश करूंगा। बहुत बड़े पैमाने पर एक शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज होगी जिसमें तमाम मीडिया मदऊ होगा, मगर फिलहाल आप लोगों को जब तक इंतजार करना होगा। नहायत मुतानत ठहरे लबो लहजे में इसने सबको खामोश करवा दिया। सभी मुस्कुराते हुए दोनों पर निगाह डालते हुए चले गए। बहराम मलिक, जो तुमने कहा इस पर अमल ज़रूर करना, ये माया जाल है मेरी जान, जिससे तुम बच नहीं सकते। नरमी से कहती वो मुस्कुराकर निकलती चली कि बहराम मलिक का पारा हारी होने लगा। अंग अंग में दहकते शरारे दौड़ने लगे। गुस्से में सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो बाहर निकला। हेलो, क्या हो रहा है? वो बहुत मुस्तरब सा था। माया की बेहुदा खुली हरकतों ने इसके अंदर तक थकन उतार दी। ऑफिस से निकलने के बाद वो रिलैक्स होने के लिए क्लब हाउस चला आया। तब भी इसकी निगाह काउच पर बैठी नैना पर पड़ी। लाइट एंड गोरी फैंसी कॉटन की शलवार कमीज में लंबे घने गोल्डन बालों को कैचर में समेटे वो रजिस्टर पर झुकी हुई थी। इसकी उलझन चेहरे के खूबसूरत खड़े नकुश से वाज़ेह थी। ओ हाय बहराम, अच्छा हुआ तुम आ गए। उलझे चेहरे पर किसी कदर नरमी का तासुर उभरा। खैरियत? मुझे याद करी थी, कॉल कर ली होती मैं और जल्दी आ जाता। नैना को देखकर इसकी सारी थकन भग से उठ गई। मुस्कुराता वो इसके मुकाबले आन बैठा। एक्चुअली ये देखो, इसने रजिस्टर इसकी तरफ बढ़ा दिया। 3 घंटों से मुसलसल मैं यही सवाल कर रही हूँ, लेकिन बैलेंस आके नहीं दे रहा। ज़रा देखो तो कहाँ गलती हुई है। जब तक वो बोलती रही बहराम मलिक ने मिनटों में इसका सवाल हल कर दिया। रजिस्टर पेन इसके आगे रख दिया। थैंक गॉड। वैसे बहराम ये आया कैसे? वो दोबारा से ये सवाल चेक करने लगी, जिस पर बहराम मलिक धीमे से मुस्कुरा दिया। शरारे से इसका ब्लैक के चेहरा आराम से खींच लिया। सारे सिल्की गोल्डन बाल इधर उधर शाने पर बिखर कर रह गए। बहराम मलिक किसी काम में हाथ डाले और वो गलत हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। अपनी शौक का ही मेहंदी आंखें इसकी नीली चमकती झील चमकती निगाहों में गाड़ दी। नैना धीरे से मुस्कुरा दी और तमाम बालों को दोनों हाथों से समेटने लगी। रहने तो खुले, ज़रा से लग रहे हैं, ज़रा अच्छे लग रहे हैं। कैचरी इसके गुलाबी हाथ से छीन लिया। बहराम, वो घूरे बिना ना रह सकी। क्या यार, ज़रा भी रोमांटिक नहीं होती? हस्बैंड हो तुम्हारा, थोड़ा बहुत तो चलता है। शिली लटों को नरमी से खींचा, जिस पर नैना ने नाजुक गुलाबी हथेली का मुक्का बनाकर इसके बाजू पर जड़ दिया। अभी रुखसती बाकी है, तुम पर भी ना इसका असर होता जा रहा, आहिस्ता आहिस्ता। इसका मतलब वो बखूबी समझा तो अपने जानदार कहके को रोक ना पाया। मैं जा रही हूँ, तुम हंसते रहो। उठती हुई नैना की गुलाबी नाजुक कलाई इसने अपनी गिरफ्त में कैद कर ली। नैना ने सवालिया निगाह डाली। लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, मूड हो रहा है। नेवर। इसने हाथ छुड़ाने की सही की। तुम जानती हो ना मुझे तुम्हारा इनकार बर्दाश्त नहीं, सो कम ऑन। वो इसीलिए आगे बढ़ने लगा। ओके बहराम, मगर मुझे मेरा हुलिया तो दुरुस्त कर लेने दो। हारे हुए लहजे में फरियाद थी। तुम इस हुलिया में बहुत क्यूट लग रही हो। यूँ भी हम किसी फंक्शन में नहीं जा रहे, सो लेट्स मूव। वो आज बड़े मूड में था। इसकी शौकियों पर वो हल्के से मुस्कुरा दी और कदम इन मजबूत कदमों के साथ रवां कर दिए। वो थका थका सा निढाल सोफे पर पूरे वजूद समेत ठहर सा गया। थकन तो जैसे अंग अंग से झलक रही थी। आंखें मोटे बैग से सर टकाए हुए थे। नैना जो वहीं बैठी मैगजीन देख रही थी, शहराम मलिक को बगौर तकने लगी। क्या हुआ शहराम, बहुत थक गए? वो तो थी ही सदा की रहमदिल, किसी की परेशानी भी से अपनी परेशानी तकलीफ लगती। शहराम मलिक ने आहिस्ती से आंखें वागी और नहायत दुख भरी शक्ल से तकने लगा। हाँ, एक लंबी दुख भरी सांस खारिज की थी। बेचारे बच्चे। बच्चे किसके? नैना के सवाल पर इसने सारी तवज्जो इस पर धरी। असल में इन बच्चों की मां ने घुमाने के लिए पार्क लाई थी। बहुत खुश थे वो सब बच्चे। इधर उधर फुदक कर अपनी बेपनाह खुशी और आज़ादी का इजहार कर रहे थे। और इन मासूम बच्चों की माँ बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल वाइट, और आंखें बड़ी बड़ी नीली, बिल्कुल आपके जैसी। मगर हाय बेचारे मासूम बच्चों की किस्मत। एक लंबी सी गाड़ी आई और इस छोटे छोटे बच्चों की माँ को ज़बरदस्ती पकड़ कर ले गई
और वो बच्चे बेचारे बिल्कुल अकेले तन्हा रह गए। दास्तान नहायत दुख भरी थी। नैना तो बिल्कुल अफसुर्दा गमज़दा तस्वीर बनी हुई थी। नीली झील शीशों में नमी की हल्की सी लकीर बन गई। तो शहराम, इन मासूम बच्चों को अब क्या होगा? कौन सहारा देगा इन्हें? और वो तो बिल्कुल अकेले रह गए होंगे। तुम एक काम करते, इन्हें यहाँ ले आते। हमारा घर तो माशाल्लाह से बहुत बड़ा है, हम इन्हें यहाँ रख लेते। इन मासूम बेसहारा बच्चों को दुख से अपने अंदर महसूस हुआ। अरे नैन, आप भी कमाल करती हैं, मैं कैसे नहीं ले आता? मैं तो इतनी फुर्ती से झाड़ियों में घुस के, वो तो डर के मारे कि कहीं अन्य भी ना पकड़ लिया जाए। शहराम मलिक की आंखों में मंडलाती बेपनाह शरारत की चमक नैना से मख्फी रही। हाय अल्लाह शहराम, झाड़ियों में तो कांटे होते हैं बहुत सारे। इन मासूम बच्चों को चुप किए होंगे। तुम्हें जाने चाहिए था ना कि इन्हें वहां से निकाल लेते। इसने धक से अपने दिल पर हाथ रखा। मैं कैसे इन बिल्ली के बच्चों को निकाल सकता था? रवानी में सच मुंह से निकल गया, वरना मजीद नैना को सताने का प्रोग्राम था। मगर शहर बिल्ली के बच्चों? नैना जो कुछ बोलने जा रही थी, इसकी शरारत में कह के लफ्ज़ों पर चौंक कर सीधी हुई। हाँ तो और क्या, कब से मैं आपको दास्तान बिल्ली तो सुना रहा था। आखिर का वो ज़्यादा देर अपनी संजीदगी की लबादा लोड करना और करना रह सका। लबों की तराश पर शरारती मुस्कुराहट फूट पड़ी जो नैना से रूपोश न रह सकी। यू चीटर लायर। नैना ने बैग से कुशन उठाया और खूब निशाने बनाने लगी इसका। मगर वो भी एक नंबर का चीटर महारे से हर कुशन कैच करता चला गया। बेचारे मासूम बच्चे, कौन सहारा देगा इन्हें? सही मानों में उसकी ना सिर्फ नकल उतारा था बल्कि खूब मजाक भी बना रहा था। और ऊपर रेलिंग को पकड़े बहराम मलिक परेशान कर रहा था, जिसकी डोलती सोचों में इसकी परेशानियां थी। इर्तिजा मलिक और रहमान शाह की मुलाकात जो इर्तिजा मलिक ने आज सुबह बता रही थी, यही सब सोच रहा था। दोपहर की फ्लाइट से इर्तिजा मलिक नैरोबी फ्लाई कर गए थे, मगर इसके लिए सोचों के परेशानियों के लातादात दरवा कर गए थे। इन्हीं सोचों में घेरे इसके ध्यान का रुख बदला। नीचे नैना की उदासी भरी बातों, शहराम मलिक की शरारतों से भरपूर हरकतें थी। वो नैना को भी अच्छी तरह जानता था और शहराम को भी। वो इसी तरह से बेवकूफ़ बनाया करता था और नैना हमेशा की तरह इसकी शरारत भरी बातों में आ जाया करती थी। जैसे कि अब इन्हीं बातों शरारतों पर इसके चेहरे के तनिया साफ ढीले पड़े थे, लबों पर जानदार मुस्कुराहट खेलने लगी। शहराम ने जब देखा कि अब इसका बचना मुश्किल है, तो वो भाग खड़ा हुआ। इसके कह के पूरे हाल में गूंज रहे थे। या वहशत, ज़बरदस्त तसादम हुआ। शहराम मलिक ने गिरते वजूद को लम्हों में अपने मजबूत बाजों हसार में कैद किया। कंची आंखों में गुस्सा नुमाया होने लगा। एक तो आपको कभी अकल नहीं आएगी। सबा का जिच लहजा इसके कानों में टकराया। सोच लो, अगर अक्ल आ गई तो इश्क रुखसत हो जाएगा। और वैसे भी तुम्हारे पास है ना अक्ल, तो मैं क्या करूँगा अपनी अक्ल लेकर? बेजार कंची आंखों में भरपूर झांका। आप छोड़ेंगे भी यूं ही जिंदगी भर ऐसे ही रहना है? खुद को इसके मजबूत हजार से आज़ाद कराने की कोशिश नाकाम थी। हाय काश जिंदगी भर ऐसे ही थामे रहूं, वक्त थम जाए, लम्हे रुक जाए। सबा को देखकर तो वैसे ही वो कुछ ज्यादा शौक हो जाता था। जग्गे ज़राफ़त फड़फड़ाने लगती थी। इस वक्त भी यही हुआ। आपको तो लगता है पूरा दिमाग खराब है, जाने कैसे फजूल बातें कैसे सोचती रहती हैं ऐसी। दोनों हाथ इसके सीने पर रखे झटके से खुद को दूर किया, जिस पर वो लड़खड़ा के रह गया। मगर बड़बड़ाती हुई अंदर नैना के पास चली है। शहराम मलिक भी अंदर जाने को मसला के मुलाजमा के कहने पर इसके दोस्त बाहर खड़ा इसका इंतजार कर रहा, वो बाहर निकल गया। आखिरकार इसकी बेइंतहा मेहनत रंग ले आई थी। इसको इसकी मेहनतों का आबिशों का फल मिल ही गया। इसकी मेहनत रंग भरी खुशियों से जगमगाने लगी। शहराम मलिक ने बहुत बड़ा टेंडर हासिल किया था, जिसमें वो कामयाब रहा। मलक हाउस में इसी खुशी को भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा था। और फिर माहौल में सब इतनी घुटन महसूस कर रहे थे। सबने इस मौके को खुशी से धूमधाम से सेलिब्रेट करने का फैसला किया। ब्लैक एंड पर्पल जॉर्जेट की मोतियों से भरे कुर्ते पजामे बहुत हसीन लग रही थी कि शहराम मलिक बिना इजहार किए रह न सका और अपनी दिली ख्वाहिश का इकरार साजदा से कर बैठा। इन सबको भला क्या एतराज़ हो सकता था, बल्कि सबकी खुशी डबल हो गई। साजदा ने तो बाकायदा इसकी चौड़ी पेशानी पर बूसा भी लिया था कि इनकी ख्वाहिश इनकी अपनी भी दिली ख्वाहिश थी, आरजू थी। ये सबर खबा के कानों तक पहुंच गई। गुस्से से वो लाल पीली होने को थी, मरने मारने को तो वो हम्मा वक्त तैयार रहती। और जब सामने शहराम मलिक हो तो क्या तामल करती। नैना, आपने शहराम को देखा है? इधर उधर कंची आंखें तेरी से दौड़ रही थी, मगर हर सिमत से नदार। हाँ, वो अंदर गया। अभी क्यों कह रही है? नैना समझ ना पाई इसका बेपनाह जलाल और गुस्सा, मगर सबा इसके सवाल को नजरअंदाज करती इग्नोर किया अंदर बढ़ी थी। शहराम, ये क्या कह कर आए आप सबसे? चीखती हुई वो इसके सर पर जाम पहुंची। क्या कहा? अनजान बंदे के तमाम रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। और इसके गुस्से से लुत्फानंदोज होता हुआ सोफे पर फैल कर बैठ गया। शहराम सुलग ही तो गई हुई इसकी हरकतों पर, मगर फिर भी नहायत सुकून से बैठा इसकी आंखों के जरिए दिल में उतार रहा था। क्यों, क्या मंगनी करना गुनाह है? चलो निकाह कर लेते हैं। सबा का जबत जवाब देके बस यहीं तक थी बर्दाश्त। चील की तरह इस पर झपटी और नक्सक से सवरे इसके बाल बिगाड़ डाले थे। शहराम मलिक ने हंसते हुए इसके दोनों गोरे हाथ प्रेम से थामे। इसलिए कह रहा हूँ निकाह कर लेते, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। सबा ने इसकी बात पर जलकर अपनी हील वाली सैंडल बड़े जोर से इसके पैर में मारी। वो आह करके रह गया और इसी डिस्बैलेंस में वो लहराती हुई इसकी खुशबू भरे हिसार में कैद होकर रह गई। तुम्हें इनकार क्यों है? शहराम, आप जानते हैं मेरे पेपर्स होने वाले, और फिर क्या पूरे मलक हाउस में मैं ही अनपढ़ रहूंगी? मुझे भी नैन की जितना पढ़ना है। इतने करीब होने पर भी सांसों में कोई तो ज्ञानी परपा न हुई, दिल की धड़कनों में कोई तलातम खेज हलचल न मची। मगर सबा के बरक्स शहराम मलिक की कैफियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मधोशी का खुमार आंखों में भरने लगा। सबा इससे इसकी फीलिंग्स को फरमोश किए खड़ी हुई और दुपट्टे की बिगड़ी तरतीब सहूलत से ठीक करने लगी। शराफत से आकर सबको मना करें, वरना अभी सिर्फ बाल बिगाड़े, आप इनसे हमेशा के लिए हाथ धो बैठेंगे। वो धमकी देती आगे बढ़ रही थी जब शहराम मलिक ने इसका नाजुक बाजू थाम लिया। वो पलट कर इसे देखने लगी। ये बाल जिस तरह से थे इन्हें वैसे ही करो,
वरना अभी और इसी वक्त निकाह कर लूँगा और कोई कुछ नहीं कर सकेगा। जिस एतमाद से वो बोल रहा था सबा को सिट पटाने पर मजबूर कर गया, वो था ही भी ऐसा ही ज़िद्दी, अपनी बात पर अड़ जाने वाला। सबा मजबूरन ऊंचा होकर इसके बिखरे बाल हाथ से संवारने लगी। अब आकर मना करे। वो जाने लगी, बालों में हाथ फेरता मुस्कुराता वो इसके पीछे लॉन में जाने लगा, जहाँ मिल्क हाउस के अलावा शहर की नामवर शख्सियत मौजूद थी। क्या बात है, आज बहुत चुपचाप है। चुप है। महरीन क्यूटेक्स रिमूव कर रही थी कि बिला इरादा निगाह रॉकिंग चेयर पर झूलते रहमान पर पड़ी। समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से मलक हाउस को खोखला किया जाए। इतना कुछ हो जाने के बावजूद किसी के चेहरे पर परेशानी या फिक्र की मामूली सी रमक नहीं है, बल्कि कल नहायत ऊंचे पैमाने पर शानदार पार्टी अरेंज थी मलक हाउस में। और तो और आज का बहराम का इंटरव्यू, जिसमें इसने तस्लीम कर लिया कि इसने माया से निकाह कर लिया, तो इसमें इतनी परेशानी वाली कौन सी बात है। वो उठकर इनके पास आई और निगाह रहमान शाह के उलझे नकूश पर टका दी। मेरीन, परेशानी की बात यह कि अगर मलिक हाउस ने रुखसती का कह दिया तो हम क्या करेंगे। रहमान शाह की इस बात में मेरीन हंसती चली गई। तुम हंस रही हो। वो हैरत से इन्हें हंसता हुआ देखने लगे थे। आप भी बस छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं भाई। अगर इन्होंने रुखसती का ऐलान कर भी दिया तो हम खुला का दावा दायर कर देंगे, हो गया ना मसला हल। कितनी लम्हे तक रहमान शाह ने मेहरीन को देखा। इनकी बात जब समझ आई तो धीमे से हंसती है पड़े। यार कसम से इतना उलझ गया था कि इस तरफ ध्यान ही नहीं किया। अच्छा याद आया, कल लंदन से डेलीगेशन आ रहा है। माया का मेरे साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो मैं फैक्ट्री लगा रहा हूँ माया के नाम पर है। माया की कुछ दस्तखत पेपर्स पर ज़रूर नहीं है, तो वो बस आती होगी क्लब से। आप खुद बात कर लीजिएगा। रहमान शाह ने खामोशी से गर्दन बात में हिला दी। चौकीदार बहराम मलिक हैं घर पर। माया ने गाड़ी बाहर खड़ी रहने दी। जी बेगम साहिबा, वो इस वक्त जिम में है। चौकीदार की बात पर इसके शुगरफी लबों पर बड़ी शानदार मुस्कुराहट रिंगी थी। इठलाती हुई जिम में चली गई। बाकी के घर वालों से मिलना इसे वैसे भी गवारा न था। बहराम मलिक स्विमिंग कर रहा था। शफाफ पानी में इसका कसरती बदन नुमाया था। वो वजह तो खूबसूरती की मिसाल था। माया खड़ी इसे बगौर तक टक टक देख रही थी। बहराम मलिक नहायत महारत से तैराकी कर रहा था। जैसे ही वो पलटा था, इसकी निगाह सामने खड़ी माया पर टिकी। गोया अंदर तक चिंगारियां भड़क उठी। लम्हों के हिस्से में इसका एक पल के लिए दिमाग चकरा कर रह गया। वही तेजी से स्विमिंग पूल से बाहर निकला, जल्दी से बात का उन पहना। आज तक ऐसी हरकत नैना ने नहीं की थी। बहुत जरूरत पड़ने पर पर्सनल डिजिट पर कॉल कर लेती थी, मगर माया की इस बेहुदा हरकत ने इसके अंदर गुस्से के शोले भड़का दिए। वो नहायत खोलता हुआ इसकी सिमत बढ़ा। इसने मैंने हजार बार कहा है कि मुझसे किसी भी किस्म की बेहूदगी बदतमीजी पसंद नहीं है तुम्हारी। तुम्हें समझ में नहीं आती बात। वो इस पर बुरी तरह बरस पड़ा था, मगर इस पर तो जैसे बहराम मलिक की फटकार का कोई असर ही नहीं था। बेगैरतों की तरह अपने खूबसूरत मोती जैसे चमकते दांतों की नुमाइश करने लगी। डार्लिंग, कैसी शर्म और कैसी बेहूदगी बदतमीजी। तुम मेरे हस्बैंड हो, महरम हो मेरे, ना महरम तो नहीं हो जिससे तुम अपना आप छुपाओ। जस्ट शट अप माया रहमान। मिसेस माया बहराम को यह हक सिर्फ नैना का, तुम्हारे लिए सिर्फ मजबूरी है। अंगश्ते शहारत उठाकर वार्न किया, मगर वो तो ढीठ थी। कितने बदज़ौक हो तुम। क्या तुम्हें नैना कुछ बताती नहीं तुम्हें। इतनी खूबसूरत लड़की जो तुम्हारी बीवी है, ना कि तुम इसे अपने साथ स्विमिंग की ऑफर करते, बल्कि उल्टा निकल कर भड़कने लगे। जो अमराज तुम्हें ला गए, इनका मेरी नैना का दूर दूर तक वास्ता नहीं। तुम्हारी तरह इसका दिमाग आलूदा और गलीज नहीं। जहर में डूबा लफज लफज चबाकर इसने मुंह पर दे मारा था। मिस्टर बहराम मलिक, पहले ये बात कहते तो मैं शायद मान लेती। निकाह को 3 साल का अरसा होकर दरमियान में कुछ ना हुआ, इम्पॉसिबल। वैसे फेवर अच्छी करते हो इसकी। किसी दिन फुर्सत से मिलना पड़ेगा सौकन सहेली से। तुम्हारा रिश्ता मुझसे जुड़ा। खबरदार अगर तुम दोबारा से नैना को दरमियान में लाई तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सख्ती से इसका उरिया चमकता बाजू अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ा। अच्छा, इतनी पार्ट्स है वो। अपना बाजू झटके से छुड़ाया और न खुद से इसे रगेता। खैर छोड़ो, ये इश्क मोहब्बत की दास्तान। ये असीले जान क्या है, हम तो इससे नाबलद ही सही। मैं यहाँ इसलिए आई थी कि तुम्हें आज क्लब में मेरे साथ होना है। मेरी फ्रेंड्स तुमसे मिलने को तड़प रहे हैं। मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं जो तुम पर ज़ाया करूं। माया के तो सर से लगी पैर पर बुझने वाली बात हुई थी। भला इनकार कहाँ बर्दाश्त था। अच्छा, कहीं ये वक्त तन्हाई से नैना से मिलने के लिए तो नहीं। वैसे इसे टच तो ज़रूर करते होगे। आकर मोहब्बत जो ठहरी तुम्हारी ब्लडी। जिस कदर इसके लबो लहजे में अंदाज में नैना के लिए जलन नफरत थी, इससे बहराम मलिक का दिमाग घूम गया और आखिरी जुमले पर तो इसका हाथ ही उठ गया, मगर दांतों को सख्ती से भेंजे इसने खुद पर कंट्रोल कर लिया। जानता था गमो गुस्से जज्बात में उठा के गलत कदम फायदेमंद कभी भी नहीं। ज़बान संभाल कर बात करना, वरना अभी हाथ रुकेगा नहीं। मिस्टर बहराम मलिक, पहली बात तो ये कि मेरी बात ज़बान संभली हुई है, क्योंकि जो जैसा होता है इसके लिए वैसा ही कहती हूँ। और दूसरी बात, आज तो ये गलती कर ली, मगर अब इसके बारे में सोचना भी मत, वरना इसका खमियाजा बहुत बुरा होगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। कहकर वो रुकी नहीं, गुस्से से ठक ठक करती निकलती चली की जाती हुई माया को बहराम मलिक ने बुरी तरह घूरा था। हेलो, कोई है भी या नहीं। वो टीवी की आवाज़ सुनकर लाउंज में चली है, मगर वहाँ से कोई नज़र नहीं आया। नैन, कहाँ है आप भाई। वो जो सोफे पर दराज बिजनेस अपडेट सुन रहा था। इसकी सुरीली कोयल जैसी आवाज़ पर मुस्कुराकर गर्दन मोड़ कर देखा। भाई, नैन तो बहराम भाई के साथ शॉपिंग पर गई हैं। शेराम मलिक ने वॉल्यूम कदर कम कर दिया। सब फिर वहीं इसके बराबर रखे सिंगल सोफे पर आ बैठी और कैंच की टेबल पर रखी नाजुक सी शीशे की बास्केट में भरे ड्राई फ्रूट्स उठा लिए थे।
और दोनों मामी जान कहाँ हैं? एक एक करके छिलते चिलगोजे मुंह में रखते हुए बोली, जिस पर शहराम मलिक मुस्कुराए बिना न रह सका। वो दोनों बराबर के घर में किसी की अयादत को गई हैं। और आप कहाँ हैं? वो शरारत से हंसती, साथ में शहराम मलिक भी हंसता हुआ उठ बैठा और सबा के पास खिसक गया, क्योंकि अब इसके मतलब की बात निकली थी। मैं अपनी प्यारी सी दिल में रहने वाली खूबसूरत कज़न के साथ बैठा इसे मना रहा हूँ मतलब, मगर मैं तो आपसे नाराज़ नहीं हूँ। इसका सारा ध्यान ड्राई फ्रूट्स में ही लगा था। नाराज़ी है तभी तो तुमने मंगनी से इनकार कर दिया। ओ शहराम, अभी मुझे पढ़ना है, वो इसे घूरने लगी थी। लेकिन मुझे तुमसे बिजनेस तो नहीं करवाना। इरादा मजबूत था इसे मनाने का। क्या शहराम, आप पहले तो ऐसे नहीं थे, कहते थे। जिद होती वो उठ खड़ी हुई। कहाँ चली? शहराम मलिक ने इसे नाजुक गोरी कलाई थाम ली। देखिए, मैं घर पर अकेली बोर हो रही थी, सोचा यहाँ आ जाऊंगी, मगर आप चाहते ही नहीं कि मैं यहाँ ठहरूं, तो मैं जा रही हूँ। वनु रूठे अंदाज में बोली। शहराम मलिक ने इसका फूला हुआ चेहरा देखा। ओके बाबा, अब कुछ नहीं कहता, चलो शतरंज की बाजी हो जाए। इस शर्त पर कि आप बेईमानी नहीं करेंगे। वो फौरन मान गया था। और अगर मैं जीती तो आप आइसक्रीम खिलाएंगे, और अगर आप जीत गए तो आपकी तरफ से ट्रीट। क्या किया? चीटर चीटर, दोनों तरफ से मुझे फंसा रही हो। वो शहराम मलिक की शिकायती लहजे पर हंसती चली गई। गुलाबी लबों के पार इसके चमकते मोती जैसे दांत इसके हुस्न को बढ़ा रहे थे, और इसकी स्याह जुल्फों की कई शरीर लटे इसके रुखसार पर झूमकर इनकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रही थी। इसका हाथ बेख्तियारी इसकी बिखरी स्याह लटों पर चला गया। सबक की कल खिलखिलाहट को यकदम ही ब्रेक लगा। दराज खनेरी पलकों पर मनोबोझ आ ठहरा। प्लीज शहराम, मैं नहीं खेली, मैं जा रही हूँ। वो कलाई छुड़ाने लगी, जिसके लिए मुकाबल कतई तैयार न था। पहली बार इसकी बदलती कैफियत में भौंचाल आया था। वो गड़बड़ा कर रह गई, जबकि शहराम मलिक भरपूर हज उठाने का इरादा कर चुका था। तभी हल्के से झटके पर वो पूरे वजूद समेत इसी पर आ रही थी। ये जो अंदाज़े तकल्लुम है तुम्हारा, तो ये वस्फ तो नहीं जाने मन। ये लम्हों में तुम्हें क्या हुआ, हमें भी तो पता चले। नहायत नरमी से इसकी लंबी घनी स्याह चुटिया पीछे की जो झटका लगने से आगे आ गिरी। शहराम मलिक नहायत दिलचस्पी से इसके फूले फूले दहकते सुरख रुखसार देख रहा था, जैसे ये मंजर दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर हो। शहराम, छोड़े मुझे। कंची आंखें उठने की हिम्मत नहीं कर रही थी। इसका अपना ये खुद से या शहराम से गुरेज वो समझने से कासर थी। अचानक इतनी ढेरों शर्म इससे क्यों आ रही थी? ये पहली बार तो नहीं कि लम्स कभी महसूस नहीं किया, ये कुर्बत के लम्हात में असर ना आए, मगर आज का ये पुरतपश लम्स इसकी दुनिया ही उलट गया था। मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, ऐसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अलग होने की तमाम कोशिशें बेकार थी। बमुश्किल कंची आंखें शीशे ऊपर उठा पाई, उसकी जज्बे लुटाती निगाहों में डाल दिए, मगर ता देर न देख सकी। पलकों की चिलमन ये वार सहन न कर पाई। सबा बेरहमी से अपनी गुलाबी लबों को दांतों से कुचलने लगी। शहराम मलिक, जिसके सादा हुस्न में मुकम्मल तौर पर खोया हुआ था, इसकी जर्द पड़ती रंगत इसे होश की दुनिया में ले आई थी। इसका शर्मो हया से खौफजदा होना शहराम मलिक को बहुत अच्छा लगा, मगर इसका ज़्यादा इम्तिहान लेना गवारा न था। मीठी सी मुस्कान के साथ अपना हसारा साथ कर दिया। गिरफ्त ठीली पाकर वो तेजी से भागी, मगर अपने पीछे शहराम मलिक का जानदार ऊंचा कहकता दूर सुना था। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं आप? आज आपने मेरे ऑफिस को रौनक बख्शी दी। बहराम मलिक की बातों पर वो धीरे से मुस्कुरा दिए। सलाम का जवाब देकर वो इसके सामने वाली चेयर पर विराजमान हुए। हाँ, यहाँ कुछ काम था मुझे, इसके अलावा मुझे तुमसे कुछ बातें भी करनी थी। अच्छा ये बताइए, आज का न्यूज़पेपर पढ़ा आपने? नहीं, कोई खास खबर? बेटा, ज़ाती उलझने अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह। रहमान शाह ने माया स्टेट्स के शेयर्स इशू किए हैं, और काफ़ी एरिया में माया के नाम से नई फैक्ट्री का इफ्तिताह करवाया। बहराम मलिक पूरी तवज्जो से इन्हें सुन रहा था। आपका मतलब है वो शेयर्स मैं खरीद लूँ? लेकिन ये किसी को मालूम ना कि आप शेयर्स होल्डर हैं। खुद को मंजर आम पर नहीं ना लाना बेहतर है। जो हुक्म बॉस का। सारी बात सुनकर समझकर वो हल्के से मुस्कुरा दिए और सीने पर हाथ रखकर सर को कम दे दिए कॉर्निश पर जा लाया, जिस पर मुस्तफ़ा मलिक में हंस दिए। अच्छी सी कॉफ़ी पीते हैं, फिर साथ ही घर चलेंगे। वो उठ खड़े हुए। साथ ही बहराम मलिक ने भी सीट छोड़ दी। टेबल से मोबाइल सेट गाड़ी की चाबी उठाई और उनके साथ हो लिया। यार ये वाला ना बहुत ही ब्लर सी पिक्चर्स आ रही हैं कि पढ़ने के भी ना विजिबिलिटी इशू हो रहा है। रेड सिग्नल पर बहराम मलिक की वाइट मर्सिडीज रुकी। आगे ड्राइवर और फ्रंट सीट पर बहराम मलिक का मैनेजर डायरेक्टर एसआर अरहम विराजमान था, और पीछे की सीट पर बहराम मलिक आरामदेह होकर डॉन पेपर पढ़ रहा था। निगाहें एकदम ऊपर उठी। जायजा लेती निगाह एक नापसंदीदा मंजर पर जा ठहरी। वो इस नापसंदीदा मंजर से ना चाहते हुए भी निगाह ना हटा पाया। सोचो कि लामत ना ही दर खुलते चले गए। निगाहों में लातदाद सवालों ने जन्म लिया। अगर वो रहमान शाह से वाकिफ ना होता तो कभी भी यकीन न करता, मगर वो जो कुछ देख रहा था एक जीती जागती हकीकत थी। बिलाखिर मचलता सवाल लबों पर दम तोड़ी गया। ये रहमान शाह डोनेशन ऑफिस के पास क्या कर रहा है? मध्यम लहजे में हजारा हैरान की नुमाया थी। असारा हमने घूमकर बहराम मलिक की निगाह के ताक़ुब में देखा। सर, यकीन नहीं आता कि रहमान शाह कभी किसी की मदद भी कर सकते हैं। असारा हमने तंजिया मुस्कुराहट समेत रहमान शाह को अंदर जाते देखा। सही कहा तुमने, यकीनन इसके पीछे भी कोई कहानी, कोई राज होगा, वरना रहमान शाह गरीबों और लाचारों का हक गसब करना जानता है, अपने पास से देना इसकी तौहीन है। बहराम मलिक के लहजे में नहीं, इसकी कही मेहंदी शीशों में भी इसके लिए नफरत के शोले थे। असार पर पता करो मामला क्या। मुझे रहमान शाह की इस सरगर्मी की रिपोर्ट 2 दिन के अंदर अंदर चाहिए। नरम लबो लहजे में असार अरहम के लिए हुक्म सादर किया। बेहतर सर, रहमान शाह की तमाम सरगर्मियाँ आपको कल शाम तक टेबल पर मिल जाएंगी।
असार अरहम जैसे शख्स पर बहराम मलिक को पूरा भरोसा था। इसकी जहानत से चमकती आंखों से बहराम मलिक ने पहले दिन ही अंदाज़ा लगा लिया अपने काम के लिए कितना सिंसियर है। जब भी तो 50 उम्मीदवारों की तादाद में से बहराम मलिक ने हीरा निकाला था, और जो कुछ असार अरहम ने कहा वो सच साबित कर दिखाया। कल शाम इसकी बात हुई थी और आज इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार थी। रहमान शाह डोनेशन हॉस्पिटल रोजाना 4 बजे वहां जाते हैं, जहां कमरा नंबर 302 में एक लड़की कैद है जिसका नाम पारस शाह है। वो किसी आलिया शाह फरमान शाह की बेटी है। व्हाट? बहराम मलिक की आवाज़ बेख्तियार बुलंद हुई। बोलता हुआ असार अरहम लम्हा भर के लिए सहम गया, जैसे इससे कोई गलती सरजद हो गई हो। बहराम मलिक को अपनी इस बेख्तियारी पर शिद्दत से एहसास हो, परेशानी भी, मगर खबर ही ऐसी थी भौंचका देने वाली। हो सकता है असार अरहम को कोई गलतफहमी हुई हो। अपनी सोचों से निकल कर वो सहमे हुए असार अरहम को देखने लगा। आई एम सॉरी असार, प्लीज़ तुम बोलो। असार अरहम फिर किसी रट्टू तोते की तरह स्टार्ट हो गया। वहाँ इस लड़की यानी पारस शाह के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स की सख्त पहरेदारी। ये तो मैं नहीं जानता कि वो कब से एडमिट है, मगर पारस शाह का इलाज नहीं बल्कि इसे मजीद पागल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए रहमान शाह हर माह डॉक्टर जावेद को 50,000 की रकम देते हैं। सारी मालूमात देखकर वो चुपचाप खड़ा हो गया। बहराम मलिक की पेशानी पर सोचो कि लातदार जाल बिछे थे, जो असार अरहम बगौर देख रहा था और शायद समझ भी गया था कि बहराम मलिक का अगला कदम क्या हो गया। शाविला, हमारा एक वफादार बंदा भेजो जो मुझे सॉलिड न्यूज़ दे पारस शाह के बारे में, इसके इर्द गिर्द क्या होता है, कौन कौन इससे मिलता है, मुझे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऑल राइट सर, सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाएंगी। असार अरहम इजाज़त लेकर ऑफिस से निकल गया। आलिया मलिक और फरमान शाह की बेटी, ये कैसे हो सकता है जबकि मलिक हाउस का हर फर्द इस से बेखबर है। किसी के भी इल्म में है कि अगर आलिया पप्पो की बेटी पारिस शाह के बारे में मालूमात होती तो आज वो हॉस्पिटल में नहीं मलिक हाउस में होती। मगर ये खबर किसी धमाके से कम नहीं। मलिक हाउस के हर फर्द के लिए आलिया मलिक की कोई बेटी भी है जो किसी पागल खाने में कैद है। मेरा ख्याल है अभी खामोशी बेहतर है, पूरी जानकारी के बाद ही कोई कदम उठाया जा सकता है। रहमान शाह, अगर ये सच हुआ तो तुम बच नहीं सकोगे। पेपर वेट को तख्ती से थामे बहराम मलिक की तमाम सोचों का रुख पारिस शाह के सिम था। तीसरी हीरोइन दी एंट्री हो गई है जय। तीसरा हीरो नहीं आया लेकिन एंट्री हो गई हीरोइन दी। आखिरकार शहराम मलिक की जीत हो ही कि तमाम रस्मात समेत निकाह के लिए सब तैयार थे। सभा का कोई एहतजाज नहीं माना गया बल्कि इसकी अधूरी पढ़ाई निकाह के बाद मुकम्मल होने का कह दिया गया था। बहराम मलिक बहुत आज़ाद रह लिया। आप कब पैरों में बेड़ियाँ डालें? सायरा ने इसे छेड़ा। सायरा पप्पो, आज़ाद कहाँ हूँ, 3 साल से पाँव में बेड़ियाँ डाले बैठा हूँ। इसने शरीर नज़रों से सादा सी पिंक फैंसी सूट में मलबूस बगैर किसी मेकअप के नैना के सुंदर मुखड़े को तका था। सबकी तरह इसने भी बहराम मलिक की बात सुन रही और ब्लश सी निगाह चुराने लगी। बहराम मलिक धीरे से मुस्कुरा दिया। बेटा, इन बेड़ियों का ताला खुला, जिन्हें बंद करना रहता है। साइदा ने अपने प्यारे बेटे को प्यार से देखा था। बहराम मलिक इतना नासमझ भी नहीं था कि इसकी बात का मतलब ना समझता। अभी थोड़ा सब्र कर ले मम्मी, मैं ज़रा इस माया जाल से निकल जाऊँ जिसने लम्हा लम्हा अजाब बना डाला, और अभी तो शायद एक इम्तिहान से और भी गुजरना है। इसके जहन में पारस शाह घूम गई। इसके संजीदा लहजे को सब ने नोट किया और सब इसकी परेशानी समझते भी थे। नैना जिसने इसका आखिरी जुमला सुन लिया था, वो कहा तो इसने आहिस्ता ही था मगर वो सुन चुकी थी और बगौर देख भी रही थी। इसने महसूस किया जैसे वो किसी उलझन में कोई बात है जिसे परेशान करी। अगर अंदाज़ा था तो कितना दुरुस्त अंदाज़ा था। ठीक है, फिर नैना के फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं, फिर दोनों बेटियों की एक साथ रुखसती ले लेंगे। साजिदा ने कहा। सभी मुत्तफिक थे इनकी बात पर। चाचू, आप इस वक्त मेरे ऑफिस आ सकते हैं? बहराम मलिक ने अपने सेल फोन से मुस्तफ़ा मलिक के पर्सनल डिजिट पर कॉल की। इट्स वेरी अर्जेंट चाचू। और आधे घंटे के अंदर मुस्तफ़ा मलिक बहराम मलिक के शानदार ऑफिस में थे। एनीथिंग सीरियस बहराम? यस चाचू, सीरियस प्रॉब्लम्स आप और मैं मिलकर ही हल कर सकते हैं फ़िलहाल। बहराम मलिक ने इन्हें एक निगाह देखने के बाद इंटरकॉम के जरिए असार मलिक को अंदर बुलवाया था। असार अरहम ने अपना काम नहायत खुश उसलूबी और राजदारी से 3 दिन में कर दिखाया था। हाँ सर, कहो। बहराम मलिक के कहने पर असार अरहम ने एक निगाह सामने बैठे मुस्तफ़ा मलिक पर डाली। असार अरहम ने जब से ये जॉब ज्वाइन की थी, बहराम मलिक के साथ मुस्तफ़ा मलिक को ज़्यादातर मीटिंग्स अटेंड करते देखा था, मगर रहमान शाह से इनके क्या ताल्लुकात और किस नहज पर हैं वो बेखबरी था, और वैसे भी किसी के निजी मामलात में दखल अंदाजी से बिल्कुल पसंद नहीं थी। सर, मैंने शाविला अपने बंदे को भिजवाया था, मालूमात के मुताबिक, जो कि बिल्कुल सॉलिड है कि वो लड़की पारिस शाह जो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है वो आलिया और फरमान शाह की बेटी है। आलिया मलिक की बेटी? आलिया मलिक के नाम पर मुस्तफ़ा मलिक झटका खाकर है कि इनकी बेटी और इसकी बेटी के नाम पर तो दिल और बुरी तरह धड़क उठा। इसलिए वो चुप ना रह सकी। कहाँ है मरिया अली की बेटी? और ये बात हमें पहले क्यों नहीं मालूम हुई? मुस्तफ़ा मलिक का जज्बाती होना बचा था। आखिर को छोटी बहन को चाहते बहुत है। सर, वो असार अरहम इनकी जज्बाती कैफियत देखकर खामोश खड़ा कभी बहराम मलिक को देखता तो कभी मुस्तफ़ा मलिक को। चाचू, ये बहुत बड़ा राज और इसके पीछे रहमान शाह की बेहद गहरी चाल है। कोई मकसद, और वो क्या मकसद है ये सब मालूम करने के लिए मैंने असार को हायर किया। मगर बहराम बेटा, रहमान शाह ने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई? इसने गुनाह किया बहराम, यही क्या कम है कि आलिया मलिक की औलाद मुल्क हाउस के हर फर्द से बेखबर रखा, और वो भी किसी हॉस्पिटल में? और कब से, क्यों, क्या बीमारी हमारी आली की बेटी को? मुस्तफ़ा मलिक ने सवालों की बौछार शुरू कर दी।
बहराम मलिक ने इनकी हंसियानी कैफियत देखी तो जल्दी से अपनी चेयर से खड़ा हुआ, इनके पास रखी दूसरी खाली चेयर पर बैठ गया। इनके ठंडे कपकपाते हाथों को नरमी से अपने मजबूत हथेलियों में कैद कर लिया था। चाचू, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, मगर इसके पीछे क्या वजूहत है? वो कौन सा प्लान है रहमान शाह का जो इसने इस राज की भनक भी नहीं पड़ने दी? कहने के साथ इसने खामोश खड़े सारारम से एक गिलास पानी का मांगा। सारारम ने टेबल पर धरे गिलास में पानी डालकर अदब से आगे बढ़ाया, जिसे बहराम ने थाम लिया और मुस्तफ़ा मलिक के लबों से लगा रहे ताकि वो कुछ रिलैक्स हो सके। हाँ तो सर, क्या कह रहे थे तुम? जब मुस्तफ़ा मलिक की तरफ से सुकून हुआ तो सारारम को दोबारा से मुखातिब किया। सर, पारिस्या को 1 माह के लिए उम्र से इस कमरे में कैद किया गया और अब वो बहुत जल्द 18 की होने वाली है। सिक्योरिटी गार्ड्स की सख्त पहरेदारी के बावजूद इस कमरे में एक खातून मिसेस मैरी हम्मा वक्त मौजूद होती है। मिसेस मैरी पारिस की देखभाल के लिए? नो सर, बल्कि तशद्दुद और जुल्म और पारिस्या पर टॉर्चर करने के लिए। व्हाट? मुस्तफ़ा मलिक ने असार अरहम को बेयकीनी से देखा। इनके असाब इतना कुछ सुनकर ही दहकने लगे थे, दिल दर्द के मारे फटने लगा। तो यही हाल बहराम मलिक का भी था, मगर इसे अपने असाब पर हर दर्जा कंट्रोल हासिल था। बस गुस्से भी जी साडा हीरो पागल हो जाता, वैसे बड़ा कंट्रोल हासिल है उन्हें। असार वहाँ कैसे जा सकते हैं? सर, मिसेस मैरी दिन में सिर्फ ठीक 1 घंटा 5 से 6 बजे तक बाहर जाती हैं, फिर इस कमरे में सवाए पारस्या के अलावा कोई नहीं होता। मगर इस रूम में एक दरवाज़ा और भी है जो 18-20 से नहीं खुला, और ये रही इस दरवाजे की चाबी। असार हमने अपने ब्लैक कोट की जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली और बहराम मलिक के हाथ में थमा दी। बहराम मलिक ने नहायत तशक्कुराना अंदाज में से देखा जिसने इतनी जानकारी से इतनी अहम मालूमात फराहम की थी। थैंक्स सर। बहराम मलिक ने इसे ममनून निगाहों से शुक्रिया अदा किया। प्लीज़ सर, शुक्रिया कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आपके तो मुझ पर बहुत से एहसानात हैं, इन्हें तो मैं मर कर भी नहीं उतार सकता, और फिर आपके मैं ऑफिस वर्क के अलावा किसी और काम आऊँ, ये मेरी खुशनसीबी है। सारा हम धीमा सा मुस्कुराया था। इसकी चमकती निगाहें जहानत से भरपूर एहतराम और अदब से झुक गई थी। जी सर, एक बात और, पारिस्या के लिए रहमान शाह ने जिस डॉक्टर का इंतखाब किया वो इस शहर की मशहूर और मारूफ हस्ती डॉक्टर जावेद है। हाय यार, डॉक्टर जावेद तो अलावा नहीं कोई नाम आ सकता सी। डॉक्टर जावेद मेरे सुपरवाइजर का नाम है। सर दर्द पड़क। अच्छा यार, नहीं कुछ नहीं कह रहा। मैं तो डॉक्टर जावेद को कुछ कह भी नहीं सकती, ये बड़े डॉक्टर। बस वो क्या क्या कहूँ कि लब है सिले हुए हैं। अच्छा चल आगे बढ़े रीच। जो पारिस्या को दिन में 2 मरतबा डोज देते हैं, डोज में नशा व काफ़ी हैवियत दवा शामिल है जो इंसान के खून में धीरे धीरे फैलकर जहर पिलाती है, बल्कि मरने से पहले दिलो दिमाग के सोचने धड़कने के वो तमाम फंक्शंस बेकार कर देता है जो इंसान को मेडिकल रिपोर्ट से नॉर्मल साबित करे। सर, ये सारी रिपोर्ट 100% ट्रू है, किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। सर, इसके अलावा कोई और हुक्म? बहराम मलिक जो बगौर असार अरहम की गुफ्तगू सुन रहा था, इसके खामोश होने पर एक निगाह खामोशी से डालने के बाद मुस्तफ़ा मलिक को देखने लगा, जिनकी आंखें गमों ज़बत से सुरख हो गई थी, बल्कि दुखों की नमी भी तैरने लगी थी। असार, नहीं असार, अब तुम जा सकते हो। और हाँ, जाते हुए सारा अरहम को रोका। वो फ़ौरन पलटा और एक कदम आगे बढ़ा। मिस्टर आसिफ गजाली से ज़रूर मिल लीजिएगा, मगर पूरी एहतियात के साथ। ऑल राइट सर। वो चला गया। बहराम मलिक के लिए तो वो अपनी जान भी लुटा सकता था। जब हर जगह से नाउम्मीद और मायूसी मुँह फाड़े इसका मजाक उड़ा रही थी, तो बहराम मलिक की रोशनी की उम्मीद की पहली किरण ने इसे जला बख्शी थी। 5 कमारी बहनों बाप की बीमारी ने तो इसे बिल्कुल तोड़ कर रख दिया, मगर जब से इसे पुरकशिश जॉब मिली, ना सिर्फ इसने अपनी 3 बड़ी बहनों को अच्छे उम्दा घराने में ब्याह है, बल्कि अपने वालिदैन को अच्छे अस्पताल में एडमिट भी करवाया था, हॉस्पिटल में, और अच्छे इलाके में घर भी ले लिया था। माशी परेशानी कम करने, बल्कि बहुत कम करने में इसका साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद बहराम मलिक ने ही दिया था, क्योंकि वह सारा रहम के माशी हालात से किसी कदर वाकिफ़ हो गया था। तो क्यों ना वो अपनी जान का नजराना भी इसके लिए पेश कर देता। बहुत मशहूर था वो बहराम मलिक का, और आज इसके घर में सब कुछ था, खुशहाली, सुकून, इत्मीनान। माँ बहनें तो बहराम मलिक को दुआएं दे देना थकती थी, इसलिए सहारा ने बहराम मलिक के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर ये सारी इन्फॉर्मेशन खुद इकट्ठी की थी। और अगर आगे भी इसे बहराम मलिक के लिए कुछ करना पड़ता तो वो चुकेगा नहीं, अपने कदम नहीं हटाएगा। वैसे यार, बड़े कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे का एहसान मानते हैं। नहीं तो कहते हैं हाँ भाई, हम तुम्हें काम नहीं करके दे रहे, तुम हमें पैसे दे रहे हो, हमारे सर पे एहसान कर रहे हो कि तो हमने अपने बलबूते पे किया, ये किया, वो किया। लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं लोग कि जो किसी दूसरे के एफर्ट्स को वैल्यू करते हैं, कि यार हाँ वाकई एडमिट करते हैं ये बात कि हाँ वाकई उस बंदे ने हमारे लिए कुछ किया है। असार अरहम के जाने के बाद बहराम मलिक की सारी तवज्जो पास बैठे अफसरदा गमज़दा से मुस्तफ़ा मलिक की जानिब मबज़ूल हुई थी। वो अच्छी तरह जानता था कि मुस्तफ़ा मलिक के अंदर कौन कौन से कबाड़ सर उभार रहे हैं। इनकी आलिया मलिक से ही नहीं, मलिक हाउस के हर फर्द से मोहब्बत के बारे में इल्म था। गहरी सोचों में डूबे मुस्तफ़ा मलिक के शाने पर इसने अपना मजबूत हाथ धरा। क्या सोच रहे हैं चाचू? किस्मत की सितम ज़रीफ़ी के बारे में। तकदीर ऐसा भयानक मजाक करेगी हमारे साथ, ये तो तसव्वुर भी ना सोचा था। बाबा जानी की मौत ने जो रूह पर घाव लगाए, जो ज़ख्म आली की जुदाई ने दिए हैं, वो अभी तक नहीं भरे थे कि बल्कि वैसे ही ताज़ा हैं। अब तक इनसे खून रसना बंद नहीं हुआ कि आली की निशानी इसकी बेटी पारस्या ने फिर से सब कुछ उधेड़ दिया। बहुत ज़बत करते हुए भी इनकी आंखों से कुछ मोती दुख से टूट ही पड़े, जिन्हें बहराम मलिक ने गिरने से पहले अपनी हथेली में कैद कर दिया। हर पल यही गम कोड़े मारता है कि काश इस दिन मैं बोल देता बाबा जानी की अदालत में, आली का मुकदमा जीत जाता तो आज ना हमारी आली हमसे जुदा होती, ना इसकी औलाद। मैं हार गया अपनी खौफजदगी की वजह से, आलिया मलिक को खो दिया।
भीगे लहजे में वो सिसक पड़े, चाचू संभालिए खुद को, अभी तो ये खबर बल्कि धमाका ही होगा मलक हाउस में कि आली पप्पो की कोई बेटी भी है जो हॉस्पिटलाइज है। हाँ मगर मैं पहले अपनी आली की निशानी के वजूद की खुशबू से मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ अपनी आली की परतू को। जी चाचू मेरा भी ये ख्याल है, मगर चाचू फिलहाल हमको ये खबर अभी राज में ही रखनी चाहिए। मलक हाउस में शादी के हंगामे चल रहे हैं, हर तरफ खुशियाँ बिखरी हुई पड़ी हैं। हो सकता है हमारी ज़रा सी गलती से पारिशा को कोई नुकसान पहुंच जाए। हाँ कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे, यानी शादी के बाद ये मामला राजदारी से हमें घर के हर फर्द से डिस्कस करना पड़ेगा। इन्होंने अपना चेहरा साफ कर उठ खड़े हुए थे। तो चलिए पहले हम हॉस्पिटल चलते हैं। कुछ ही घंटों में वो दोनों इस हॉस्पिटल की ऊंची बिल्डिंग में मौजूद थे। दोनों एक साथ इंटरव्यू या सारा के बताए हुए रास्ते से वो इस कमरे में पहुंचे थे जहाँ इन्हें कोई भी देख ना सके। बहराम मलिक ने इस खुफिया दरवाजे की चाबी की मदद से आहिस्ती से खोला। कमरा पूरा खाली था, सिर्फ सेंटर में एक आयरन ऊंचा बेड था जहाँ पर बेखबर और बेसुध पारिशा किसी मुर्दा बेजान लाश की तरह पड़ी थी। वो दोनों इस बेड के पास आ खड़े हुए। वो किसी लड़की का वजूद नहीं बल्कि कोई ढांचा, सूखी हड्डियों का ढांचा था। सफ़ेद चादर में लिपटा इसका लागर वजूद मुस्तफ़ा मलिक बिल्कुल साख्त जामत होकर रह गए। चंद लम्हे तो बहराम मलिक की भी पोजीशन इस काबिल नहीं रही कि वो कोई हरकत कर सकता। वो छोटी सी लड़की आलिया मलिक हसीन तरीन खूबसूरती और हुस्न में यकता, जिसने शायद ही किसी को भूले से को तकलीफ पहुंचाई हो। मगर ये क्या, आलिया मलिक के कौन से गुनाह के सबब इसकी बेटी, इसके दिल के टुकड़े को यह सजा मिली, जो इतना बड़ा खानदान होते हुए बेयारो मददगार इस हॉस्पिटल के इस कमरे में एक माँ की उम्र से अब तक कैदी जैसी जिंदगी बसर कर रही थी, वो भी इतने तशद्दुद में जिसका सबूत इसके चेहरे पर जा बजा उंगलियों के सुर्ख निशान है। या फिर आलिया मलिक की ऐसी कौन सी नेकी अल्लाह को पसंद है जो पारिशा इतने जबर तशद्दुद के बावजूद जिंदा है और इसके वारिस इसके पास पहुंचे। आली मुस्तफा मलिक ने बमुश्किल अपना रास्ता कपकपाता हाथ इसकी जर्द पेशानी पर धरा। लबो लहजे में जिस कदर लड़खड़ाहट थी, इसका एहसास बहराम मलिक बखूबी कर सकता था। बाहर खटियों की आवाज़ ने गुमसुम बहराम मलिक की समातों का अलर्ट कर दिया। जल्दी से इसने यकटक पारिशा को तकते मुस्तफा मलिक को बाजू से पकड़ा था। चाचू चलिए, कोई आ रहा है, चलिए चाचू। नवाज नहायत मध्यम थी ताकि कोई सुन ना ले, मगर पारिस को भी ले ले। गमो जज्बात की शिद्दत से इसका चेहरा सुर्खी माइल हो गया था। वो हालत तड़पने जैसी हो गई थी। जी चाचू लेंगे, मगर अभी नहीं, फिलहाल भी यहाँ से हमें चलना चाहिए। वो तेरी सी ने वहाँ से लेकर बराबर वाले कमरे में लेकर आया, दरवाज़ा लॉक कर दिया। मेरी अब के मैं पाकिस्तान आई हूँ तो तुझे मिलाकर ही जाऊँगी। सच तेरे बगैर मिलकर ही जाऊँगी, तुझे मलेशिया लेकर ही जाऊँगी। सच तेरे बगैर ही हर महफिल उदास लगती है। 18 साल मैंने तो एक बार भी मलेशिया नहीं आई। दूसरी बात, जो अभी इस लबो लहजे से बेस्ट फ्रेंड ही मालूम हो रही थी, शिकायती लहजे में कह रही थी, बस यार नौकरी कुछ ऐसी अपनी, तो कब खत्म होगी तेरी ये नौकरी? मेरा ख्याल है ज़्यादा दिन अब और नहीं लगेंगे। इस छोकरी का समझ काम तमाम होने वाला है। क्या मतलब, आखिर कौन है ये छोकरी? इशारा बेड पर बेजान लेटी पारिशा की सिम था। जाने किस बदजात माँ बाप का गंदा खून है। इतने घटे और गिरे हुए लफ्जों में दरवाजे से बिल्कुल लगकर खड़े मुस्तफा मलिक और बहराम मलिक का गुस्से से खून खौल उठा। मुस्तफा मलिक तो गुस्से के मारे दरवाजा खेलने लगे थे कि लेकिन बहराम मलिक ने एक सरत से इनका बढ़ता हाथ थामा। मुस्तफा मलिक इसे सवाली नजरों से देखते रहे। नहीं चाचू अभी नहीं, सुनिए वो क्या कह रही है, हो सकता है इनकी जहलाना बातों में कुछ काम की बातें मिल जाए। मुस्तफा मलिक ढीले पड़ गए। तुझे नहीं मालूम ये किसकी छोकरी है? अरे नहीं रे, अपने को इससे क्या लेना देना, अपने को पैसा मिल रहा है इसी से मतलब है, बाकी ये छोकरी कौन है इससे अपने को क्या? बेपरवाही से शाने उचकाती हुई पारिश शाह पर एक नफ्फर भरी निगाह डाली। वैसे मैरी, तेरे रहमान साहब ने तुझे क्या बताया? नहीं नहीं यार, जब ये छोकरी एक माँ का था तब से ही रहमान साहब ने इसे हमारी गोद में डाल दिया और बोला कि इसे सिर्फ 18 साल तक जीना है, इसमें इतनी सख्ती करो कि ये खुद मौत की दुआ मांगे। वैसे मेरी इतनी बेजर सी मासूम सी छोकरी भला तेरे साहब का क्या बिगाड़ सकती है, जो इस कैद खाने में एक माँ की उम्र से और इतनी सिक्योरिटी गार्ड्स में रखा है? इस औरत के दिल में शायद पारसा के लिए कोई नरम गोशा एहसास जागा था। मेरे को तो बस इतना मालूम है कि कोई प्रॉपर्टी जायदाद का मसला, और तू भी क्या टॉपिक लेकर बैठ गई? सच कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है कि इसका गला अपने हाथ से घोंट दूँ, बहुत परेशान करती है, मगर खैर 5 महीने और बर्दाश्त करना पड़ेगा इसको। वो गुराती भी तेज लहजे में बोली। अच्छा तो तू इसे छोड़, ये बता वेजली कैसा है? सच बहुत याद आता है अपना मुल्क, चर्च, दोस्त सब बहुत याद आता है। तू मुझे इनके बारे में बता। वो अपनी बातों में लग गई थी। चाचू रहमान शाह जैसे गिरे हुए लोग अपने जैसे घटिया मुलाजिम रखते हैं। पारिशा की परवरिश इसने एक ऐसी औरत से करवाई जो ना सिर्फ नॉन मुस्लिम है बल्कि चरबो तेज लबो लहजा, तलख अंदाज, बद इखलाक और गिरी हुई लैंग्वेज इस्तेमाल करती है। बहराम मलिक का बस नहीं चल रहा था कि वो अभी इसी वक्त इस औरत को, जिसकी जुबान के आगे खंदक था, इसे ज़मीन में जिंदा उतार दे, और यही हाल मुस्तफा मलिक का भी था। पारिशा की तरबियत और परवरिश अच्छे हाथों में नहीं हुई है चाचू। ठीक है बहराम, ठीक कहा आपने बहराम, मगर अब सोचना ही है कि पारिशा को यहाँ से निकालें कैसे। दुख तकलीफ के बजाय इन पर गुस्सा गालिब आ चुका था जो रहमान शाह पर था। चाचू रहमान शाह से हर तोका रखना बस है, वो 3 खसूसियात का मालिक है जो गिद्दड़ जैसे जानवर से भी शिकार नोच ले। मगर आप फिक्र मत कीजिए, अली पप्पो की बेटी पारिशा अब मेरी जिम्मेदारी है। हीरा निकालने के लिए कोयले की कान में जाकर हाथों को स्याह करना पड़ता है, और कमल के खूबसूरत फूलों को तोड़ने के लिए अगर कुछ छींटे कपड़ों को दागदार कर दे तो कोई मजायका नहीं। पारिशा को मैं यहाँ से निकालूंगा, मगर अभी आप कुछ नहीं करेंगे। सबा शहराम की शादी के बाद यूके में जो आपकी मीटिंग है वो आप अटेंड कीजिए, यहाँ की जिम्मेदारी मेरी है।
मगर बहराम बेटा पारिशा से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जानता हूँ चाचू, मगर रहमानशाह को हमारी एक्टिविटीज़ पर मामूली सा भी शक हो, ये भी तो नुकसान हो खसारे वाली बात है ना, और फिर सिर्फ 5 माह की तो बात है। बहराम मलिक ने भारी लहजे और ठहरे ठहरे अंदाज में मुस्तफ़ा मलिक को समझाया। मुस्तफ़ा मलिक बगौर सुन रहे थे बहराम मलिक को, और इन्हें इस पर यकीन और भरोसा भी था कि बहराम मलिक किसी भी मैदान में नहायत ज़हानत और हिम्मत से न सिर्फ खेलता है बल्कि हर मुकाम पर फ़दायाब भी ठहरता है, मगर अपनी जज्बाती तबीयत के बिना पर बाज़ औक़ात मुश्किल में भी पड़ जाता है। मगर तादेर नहीं, इन्हें यकीन था कि अगर वो पारिशा की जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगा तो इस मायाजाल से भी निकल जाएगा। ठीक है बहराम, पारिस के लिए अगर यही बेहतर है तो जल्दबाजी में हम कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। बहराम मलिक ने एक लंबी आँख खींची, एक मुस्तफ़ा मलिक के हाथों को नरमी से थाम लिया, आंखों के इशारे से हौसले के लिए कहा, जिस पर उन्होंने हंसलिए से गर्दन हिला दी। इस बात में डॉक्टर जावेद क्या रिपोर्ट है आगे की? रहमान मलिक की भारी आवाज़ ने दोनों को दरवाजे की सिम देखने पर मजबूर कर दिया। नहायत सूरत से वो दोनों इस आवाज़ के पीछे बढ़े। रहमान शाह, प्रोग्रेस रिपोर्ट ये है कि पारिस फरमान शाह की सांसें बहुत कम है, इनके खून में वो जहर दौड़ने लगा जिससे कोई मुआवजा ही है जो इन्हें बचा सकता है। डॉक्टर जावेद ने नहायत सफाकी से ये चंद जुमले अदा किए, मगर वहाँ दो दिल जो इन चंद लम्हों पर बुरी तरह धड़के थे, जैसे मजबूत सीने की दीवार को तोड़कर बाहर ही निकल आएंगे। डॉक्टर इंसानियत की खिदमत के लिए, उन्हें ज़िंदगी देने के लिए होता है, मगर डॉक्टर जावेद तो इन मुखलिस डॉक्टरों के लिए गाली साबित हुए थे। डॉक्टर के नाम पर सियाह धब्बा थे। बहराम मलिक ने नहायत घूर कर दोनों को देखा था। इसका बस चलता तो इस डॉक्टर का गिरेबान इतनी ज़ोर से जकड़ता कि इसका मुर्दा ज़मीर जाग उठता और पूछता कि क्या फ़ायदा ऐसी बड़ी बड़ी डिग्रियों का जिसके बलबूते पर इस मुखलिस पेशे को बदनाम किया जा रहा है। वेरी गुड डॉक्टर जावेद, मगर ज़रा एहतियात करना, 18 साल की होने में सिर्फ 5 माह बाकी है। मैं इस दुनिया में जाएगी और इसके नाम करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ रहमान शाह होगा, सिर्फ रहमान शाह। हा हा हा। जीत का नशा इसके अंग अंग से झलक रहा था। चेहरे के नकुश में जो फतह याबी थी, इसने इसकी जीत की चमक में मजीद इजाफा कर दिया। फिरौन और नमरूद जैसी सिफत रखने वाले लोग अपनी आखिरत, अपना अंजाम ही अक्सर भूल जाते हैं। रहमान शाह, अगर आपको करोड़ों की जायदाद ही हासिल करनी है तो एक ही बार अपनी भतीजी को क्यों नहीं ख़त्म कर देते? क्यों टॉर्चर कर करके, क्यों लम्हा लम्हा अजियत देकर क्यों मारे हैं आप इसे? अगर मारना ही था तो जब भी 1 माह की थी जब भी मार देता, मगर फरमान और आलिया की वसीयत के मुताबिक पारिशा 18 साल की उम्र में सारी जायदाद की इकलौती वारिस होगी। मुझे इसका सिर्फ एक दस्तखत जो करोड़ों की कीमत का वो चाहिए मुझे, फिर इसकी ज़िंदगी का समझो वो आखिरी सूरज होगा। बेहंगम कह के मैं डॉक्टर जावेद की हंसी भी शामिल थी। अब आप एक काम कीजिए, डोज की मिकदार में इजाफा करते, मैं आपके अकाउंट में इजाफा करता हूँ। दोनों की हंसी ता दूर तक गूंजी थी। सतून के पीछे खड़े बहराम मलिक और मुस्तफ़ा मलिक ने इनका हर लफ्ज़ नहायत गौर से सुना और इनकी इस मकरूह खबीस गुफ्तगू पर सख्ती से मुठियाँ भेज कर रह गए थे। काफ़ी वक्त तक वहीं खड़े दोनों अपना सब्र ज़ब्त आजमाते रहे। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। ये मेरा मोस्ट फेवरेट नावल, इतना मज़े का नावल है कि पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। वो कहते हैं खाते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ, ऐसे ही पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। मेरा तो दिल ही नहीं भर रहा था। मैं भी मज़ीद बोल सकती हूँ घंटा और, लेकिन बात यह है कि हाँ 1 बज गया और उसकी अपलोडिंग होने में मेरा ख्याल है कि 2 बजेंगे, और मैं अभी तब तक जाग रही हूँ क्योंकि मैंने ना काम करना बैठ के, मेरा असाइनमेंट है उस पर मैंने बैठ के काम करना है, तो इसलिए मैं मज़ीद नहीं रिकॉर्ड कर सकती। ठीक है, इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कल मैं इसको मुका दूँ। बस आपने ये दुआ करना, कल मैं ज़्यादा थकी टूटी ना, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन फिर मैं आगे 1-2 घंटा सोई हूँ, तो फिर मैं थोड़ा सा काम ये रिकॉर्डिंग करने के काबिल हुई हूँ और अब बैठ के मैंने थोड़ा सा काम भी करना अपना। तो आप दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे कामयाबी अता फरमाए। मेरी बड़ी औखी प्रेजेंटेशन है, कल तो इंशाल्लाह वारी नहीं आनी क्योंकि कोई लेक्चर है, लेकिन परसों उम्मीद है कि मुझे बारी आ जानी और मेरी भी तैयारी नहीं है। तो आप लोगों ने दुआ करना है कि वो बस खैर खैरियत से अताब से निकल जाऊँ, मैं बचत हो जाए मेरी, क्योंकि इट्स वेरी टफ टास्क। 2 दिन पहले लगाए, 1 दिन आज का लगाया, 3 दिन मुसलसल मैंने उसी असाइनमेंट पे लगाए हैं और अभी भी वो पड़ा, कल का दिन भी उस पर लगना है। मुझे तो उसके बारे में सोच सोच के गशी पड़ रही है और अभी उसको प्रिपेयर करना है, उसको प्रेजेंट करना है और फिर उधर सर को सेटिस्फाई करना है, जो एक नामुमकिन सी बात है, लेकिन अल्लाह पाक ने हमेशा साथ दिया है। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक आगे भी इसी तरह साथ रहें। इंशाल्लाह कल मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। दुआ